नाउन क्या होता है? काइंड ऑफ नाउन। ओके, नाउन and get ready for writing. Now, what is the noun? Noun क्या होता है? I think you are ready for the first class only. What is the noun? Noun का definition आप first class से पढ़ते आ रहे हो. Okay, naming word. All the naming words are noun. Here, all the naming words. और बच्चे देखो किसी से। अरे हाँ ठीक है, मैं निकाल लूंगा। मेरे को लोकेशन में समझा दो एक बार, किधर जाना था मेरे को। शुरू में चला जाता हूँ दिस पीसी पे। अब किस में जाना है? डी में। लोकल डिस्क एसकेसी से। ठीक ठीक है सर। Number one, proper noun. Right, proper noun. Proper noun क्या होती है? Proper name of place, thing, animal. That is proper noun. Proper noun होता है। Proper noun की second thing, second characteristic होती है कि proper noun always starts with first letter will be a capital letter. तो proper noun का पहला letter होगा, capital letter में लिखा जाएगा। पहला लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ओके, हाँ जी भाई साहब। हेलो हेलो। हाँ जी। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। सभी लोग कैसे हैं साथियों? हाँ, आज पंडाल काफी भरा हुआ है। सिनेमा बड़ा होने वाला है। जनता काफी आ चुकी है। मस्त है, भन्नाट है जनता। तो मित्तल साहब कह रहे हैं, गोयल साहब कह रहे हैं सर आपको देख के दिल खुश हुआ, और चौधरी का भी दिल खुश हुआ। परिस्थितियां बदली हैं लेकिन पंडाल बड़ा हो गया है। इंशाअल्लाह जैसी भी सिचुएशन है मजबूत बनेंगे और बहुत बेहतरीन करेंगे। हमेशा साथियों ये याद रखना, जब जब वक्त बदलता है, जब जब परिस्थितियां बदल जाती हैं, कुछ लोग बिखर जाते हैं और कुछ लोग परिस्थितियों को बिखेर देते हैं। हालात विपरीत हैं, सभी के लिए है, लेकिन हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें अपने सिर्फ माइंडसेट को बदलना है। वो कहते हैं ना कि सोच को बदलकर, दृष्टिकोण को बदलकर परिवेदनाओं से बचा जा सकता है, मुश्किलों से बचा जा सकता है, सिर्फ सोच को ही बदलना है। तो एग्जैक्टली यही वही काम अपने को यहां करना है। कहते हैं ना कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। तो सिर्फ अपने डायरेक्शन, वे ऑफ थिंकिंग को हमें थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। हालात नए हैं लेकिन अडप्ट होना हमें। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार मैं देख रहा हूं। वो वक्त वो था जब लास्ट ईयर का अगस्त सितंबर जून जुलाई, तब मैंने पहली बार मोबाइल पे पढ़ना सीखा, ऑनलाइन का जमाना देखा। हैबिचुअल हो चुका हूं मैं, परिस्थितियों से काफी हैबिचुअल हो चुका हूं। हालात अब मेरी साइड से काफी बेहतर है इस प्लेटफॉर्म पे, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बाकी लोग, जो लोग मेरे से पहले जुड़े हुए थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, आज सिनेमा में काफी लोग दर्शक आए हैं,
तो जानते हैं चौधरी किस अंदाज में पढ़ाएगा। डेफिनेटली हर बात आपकी सुनी जाएगी, आपसे यस नो, जहां भी नहीं समझ आएगा बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन वैसा ही चलता हुआ नजर आएगा जैसा कि आप ऑफलाइन में महसूस कर सकें। करीब करीब ऐसी ही कोशिश करेंगे अपन, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपनी एनर्जी को, वाइब्स को पॉजिटिव बना के रखना है। सोच में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, सर लॉकडाउन आ गया जिंदगी में, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, जब मैं 12वीं में आया तभी तबाही इतनी क्यों हो रही है, क्या बाकी लोग क्या कह नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत जगह हम पिन पॉइंट कर सकते हैं, ये मोदी सरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रही है, मेरे में क्यों लॉकडाउन लगा रही है। ठीक है ना, इंसान है और मुश्किलों का नाम ही जीवन है मेरे दोस्त। नए नए हालात आते रहेंगे और नए नए रास्ते तलाशते रहेंगे। वक्त ही तो है, कट जाएगा। मुस्कुराते हुए यूं कहिए कि वक्त ही तो है, कट जाएगा। बस अपनी ऊर्जा को बरकरार रखना है, अपनी ऊर्जा को बरकरार रखना है। वो कहते नहीं कि हाँ मैं ऊर्जा पे सवार हूं, हाँ मैं ऊर्जा पे सवार हूं, मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूं। हाँ मैं ऊर्जा पे सवार हूं। क्या हुआ जो शाम थी वो ढल गई, वो रात थी जो बीत गई, अरे मैं जुगनुओं का यार हूं, मैं खुद कहर हजार हूं। हाँ मैं ऊर्जा पे सवार हूं। यकीन मानिए साहब, मनीष साहब कह रहे हैं वक्त बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। एक वायरस है जिसने इंसान से लड़ने की हिम्मत उठाई है, जीत नहीं पाएगा। इतिहास गवाह है, जीत हमेशा इंसान की ही होती है। हाँ देर न सवेर, थोड़े से रास्ते तलाशने में मुश्किलें हो रही हैं, लेकिन निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, जीतेगा इंसान। तो सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना है। यूं समझ लें इस मुश्किल हालात में भी लोग पढ़ रहे हैं और एक भी होगा, और लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, लोग जेई में गए भी हैं, और लोग जेई के दरवाजे तक गए हैं। मतलब हम ही में से कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो सेलेक्ट भी जेई के दरवाजे के भीतर भी जाएंगे। तो बस वो जो लास्ट ईयर हम लोगों ने गलतियां की थी, अनजान हो गई हूं, वो दोहरानी नहीं है। भले 20 दिन 15 दिन का ये जो स्लॉट मिला है ऑनलाइन मोड का, जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो वापस ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इन 15-20 दिन को डिस्टर्ब नहीं करना है। इन 15-20 दिन में वो गलतियां नहीं करनी है जो पिछले साल जून जुलाई में किया करते थे, कि साहब लॉकडाउन लग गया है या ऑनलाइन आ गया है, अब तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में वापस पढ़ा देंगे। ये सारी गलतियां नहीं दोहरानी है, ठीक है साहब। तो शुरू करें सिनेमा साथियों। क्या कहना चाह रहा था वो कुछ कुछ खोपड़ी में जा रहा है। कैसे भी हालात हो अडेप्ट हो जाएंगे अपन, बिल्कुल हो जाएंगे। चलिए साथियों, तो जो लोग पुराने चौधरी के साथ जुड़े हुए हैं और जो लोग नए सिनेमा में आए हैं, उनके लिए हम बता दें कि अब तक का जो सफर चौधरी ने जनता के साथ तय किया है वो था 4 से 5 लेक्चर का, जिसमें हम जीओसी रिवाइज कर रहे थे। इतने ही लेक्चर हमें अलॉट हुए हैं आइसोमेरिज्म रिवाइज करने के लिए। साथियों अभी तक हम 11th का ही रिवीजन मोड में चल रहे हैं। हमारा ऑर्गेनिक रिसेंटली अप्रैल में ही शुरू हुआ है। तो क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक पहुंच रही है? एक बार यस या नो का सिंबल दे दीजिए। बिल्कुल, रंजन साहब, कैफ साहब, सब ने यस सर यस सर यस सर कहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो लोग नए आए उनके लिए इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था कि अब तक हम लोगों ने 5 लेक्चर सफर तय किया, जो कि टोटली जीओसी के रिवीजन पे था। और ऐसे ही अगर अपन 4 से 5 लेक्चर जो है वो आइसोमेरिज्म को रिवाइज करने में लगाएंगे। एक एक बार आपने आइसोमेरिज्म सभी लोगों ने देख लिया है, स्ट्रक्चरल, ज्योमेट्रिकल, कन्फर्मर, ऑप्टिकल। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ ने देखा, कुछ ने नहीं देखा। सारा तो हम नहीं कवर कर पाएंगे साथियों। 5 लेक्चर में हमें आइसोमेरिज्म को रिवीजन करना है, तो मैं कुछ कुछ वो टॉपिक्स उठा रहा हूं जहां को जनता की आत्मा ज्यादा तड़पती है, यूं समझ लीजिए। जैसे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चौधरी की अंतरात्मा कहती है कि चौधरी टोटोमेरिज्म डिस्कस कर ले, जनता बहुत दुखी है उधर, हाँ कि ना? टोटोमेरिज्म का नाम लेते ही जनता के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई। बिल्कुल, सब यही चाहिए था, वही चाहिए था। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। माई सेल्फ शशिकांत चौधरी, आलसी लोग एस के चौधरी के नाम से जानते हैं। और लास्ट ईयर हो सकता है आप में से काफी लोगों ने जीओसी के वीडियो लेक्चर चौधरी के देखे होंगे, तो चेहरे से रूबरू हुए होंगे। और बाकी मिलजुल के सफर बहुत आसान बना देंगे अपन।
ठीक है साथियों, तो करें शुरू। हेलो, चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, करते हैं शुरू। साथियों, अब मेरी आपसे एक दरखास्त है कि आप चैट में लंबा लंबा ना लिखना बंद करें, और अब मैं सिनेमा शुरू करने वाला हूं, तो आपको सिर्फ सुनना है। जहां मुझे जरूरत पड़ेगी वहां मैं आपसे रेस्पॉन्स मांगूंगा। आपको यस नो हाँ ना, समझ आया नहीं आया, उतना ही रिप्लाई करना है। अननेसेसरली आप जितने ज्यादा अल्फाज लिखेंगे मेरा डिस्ट्रक्शन बढ़ेगा और आपको भी लिखने में मेहनत करनी पड़ेगी, तो जो मैं बोल रहा हूं वो शायद आप सुन नहीं पाएंगे। तो जो मसला दे रहा हूं उस पर आप फोकस कीजिएगा। लमसम मैंने आपको प्लानिंग बता दी है। 5 लेक्चर हमने जीओसी को रिवीजन किया है ऑनलाइन में रिसेंटली, और आज अपन आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे। आइसोमेरिज्म में पहला पड़ाव स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और उसमें भी क्या शुरू करने वाले हैं, उसमें अपन शुरू करेंगे टोटोमेरिज्म। ठीक है, तो करते हैं शुरू। सबसे पहला तो साथियों यही चीज दिमाग में आती है कि भाई साहब आइसोमेरिज्म क्या होता है। सुमित साहब, आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। मैं लास्ट में सबको वक्त दूंगा, ऑडिबल करूंगा सबको, म्यूट सबको अनम्यूट कर दूंगा, और सब अपनी अपनी बारी से एक एक बारी से बातें बताते रहना मुझे। लेकिन फिलहाल जो मैं जिस मुद्दे पे फोकस करना चाहता हूं पहले अपन वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लिखना बंद कीजिए। यस, याशी गुप्ता जी, ललित रंजन साहब, तो हाँ रंजन साहब आप मेरे फैन हो और मैं आपके फैन हूँ, शुक्रिया तहे दिल से। लेकिन अभी अपन सिनेमा शुरू करने के मूड में है चौधरी, तो करते हैं। तो आइसोमेरिज्म में सबसे पहला पॉइंट ही साथियों ये आता है कि साहब आइसोमर्स होते क्या है, व्हाट आर द आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता हो बट दे आर डिफरेंट, दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट दे आर डिफरेंट, सच कंपाउंड्स आर आइसोमर्स। सब वो डिफरेंट कैसे हो सकते हैं? ऐसा क्या हुआ होगा कि वो डिफरेंट हो गए होंगे? तो हो सकता है उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे। हो सकता है कि वो स्ट्रक्चर सेम हो जाए लेकिन 3D में कोई ओरिएंटेशन बदल जाए। ओरिएंटेशन अगर डबल बॉन्ड या रेस्ट्रिक्टेड रोटेटिव सिस्टम के अक्रॉस बदल रहा है तो अपन उनको ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कह देंगे। ओरिएंटेशन सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन से बदल रहा है तो अपन उनको कन्फर्मर कह देंगे। प्लेन पोलराइज लाइट के अक्रॉस उनका बिहेवियर अगर अलग अलग देखने को मिलता है तो अपन उनको ऑप्टिकल आइसोमर्स कह देंगे। तो ये तो आइसोमर्स की अलग अलग बातें हो गई। डिफरेंट होने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं। अब इसमें सबसे पहला वाला पॉइंट अपन लेके चलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कहानी यह है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स किस तरीके से हो सकती हैं? साथियों, क्या आपके पास स्क्रीन और ऑडियो प्रॉपर पहुंच रहा है? अगर काफी लोगों तक पहुंच रहा है और कुछ लोगों तक इक्के दुक्के मेरे पास बिल्कुल बहुत सारी जनता का यस सर जवाब आया है, तो इससे मेरा ये मानना है कि मेरी साइड से कुछ एरर नहीं हो रहा है। हो सकता है आपकी साइड से इंटरनेट कनेक्शन में कुछ दिक्कत हो रहा हो। जितना जनता का रेस्पॉन्स आया है उससे ये कंफर्म हो जाता है साइड में कि साहब स्क्रीन भी दिख रहा है, ऑडियो भी दिख रहा है, ऑडियो सुन भी रहा है, चौधरी भी दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप अपनी साइड से नेटवर्क को ठीक करें, और बाकी लेक्चर के लास्ट में जब लेक्चर फिनिश होता है रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी साथियों। ना केवल रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी बल्कि इस पूरे लेक्चर में हम जो भी पढ़ेंगे वो नोट्स भी आपको इसी अकाउंट पे अवेलेबल हो जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल हो जाएंगे। तो पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, करते हैं शुरू।
तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता हो बट दे आर डिफरेंट, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। और इसमें अलग अलग कैटेगरी है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। पहली कैटेगरी थी साहब चेन आइसोमर्स। मैं एक बार लमसम सबका आइडिया दे देता हूँ। चेन आइसोमर्स में जिनका चेन लेंथ डिफरेंट होता हो। फॉर द एग्जांपल मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ। चलिए, पहले केस में 5 कार्बन है, दूसरे केस में 5 कार्बन है, लेकिन प्रिंसिपल कार्बन चेन लेंथ यहाँ पर 5 कार्बन की देखने को मिल रही है, जबकि यहाँ पर आपको 4 कार्बन की मिल रही है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका ओपन चेन में हो रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ये आपका क्लोज चेन में हो रहा हो। माधव साहब, आप डिस्टर्बेंस क्रिएट ना करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, लेकिन आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा माधव साहब। सारी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है, जल्द ही हो जाएगा। आप अभी के समय को वेस्ट ना करें, सिर्फ और सिर्फ सुनने पे फोकस करें। जो मैं सुना रहा हूं वो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो मैं लिख रहा हूं वो आपको पीडीएफ मिलेगी, इसी एडीसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगी, दोनों जगह मिलेगी। जहां भी आप अवेलेबल है बिल्कुल वहां से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। नरोत्तम साहब कह रहे हैं साहब अभी तक आपने क्या पढ़ाया है? कुछ भी नहीं पढ़ाया नरोत्तम साहब, सिर्फ जो आपके सामने लिखा हुआ है उतना ही लिखा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। चेन आइसोमर्स की चेन की लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। कोई मेरा नंबर मांग रहा है, कोई बोल रहा है सर आपसे बात करनी है। चलते लेक्चर में साथियों मैं आपसे कैसे बात कर सकता हूं? तो मैं चाहता हूं आप पेशेंस रखें और सिर्फ सुनते रहें, ठीक है साहब। चलिए, मैं अब से एक बार वापस फ्रेश पेज से सब कुछ शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि साथियों आप मैं आपको चैट डिसेबल करूं उससे पहले ही आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रोक लें, लिखने से रोक लें। एक भी अल्फाज ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझ आएगा, वादा है मेरा, बट मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप लिखना बंद करें, आप लिखना बंद करें, कुछ भी ना लिखें, एक अल्फाज ना लिखें। यकीन मानिए मैं सब कुछ वहीं से शुरू करूंगा जहां से आप चाहते हैं। आप चाहते हैं ना सब नया पेज, ये लीजिए सर, एकदम फ्रेश पेज, बिल्कुल अब तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है। अभी मैं नाम शुरू करूंगा। चलिए शुरू के हमने 20 मिनट आपको समझाने में लगे हैं, अब मैं आपको सुकून से बताता हूं। माई सेल्फ शशिकांत चौधरी, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ये पहला अल्फाज मैं बोलना चाहता हूं, ठीक है। और ये जो चीजें हैं, आज हम आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे साथियों। आइसोमेरिज्म हम सिर्फ रिवीजन मोड में पढ़ेंगे। हमने जीओसी अब तक रिवीजन मोड में पढ़ा है, वो हमारे 4 से 5 लेक्चर में हमारा फिनिश हुआ है। सिर्फ हमने रिवाइज किया है जीओसी को, जो शायद आप कर चुके हैं जिस भी बैच में आप थे ऑफलाइन मोड में। और आज अपन आइसोमेरिज्म रिवाइज करने का जिम्मेदारी उठाई है, जो कि अगले 4 से 5, 5 से 6 लेक्चर तक जा सकता है। आइसोमेरिज्म क्या होती है, उसमें सबसे पहला पड़ाव अपन शुरू करें, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता हो बट दे डिफरेंट होते हो। डिफरेंट होने के कई तरीके हो सकते हैं। अब डिफरेंट होने के कई तरीकों होने के बाद उसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किनको कहा जाता है? टोटली इंडिपेंडेंट है। देखिए इस चैप्टर का पीछे के चैप्टर से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है, ठीक है साहब। तो अगर आप पहली बार भी इस चैप्टर का नाम सुन भी रहे हैं, हो सकता है जिन्होंने 11th में ना भी देखा होगा उनको भी प्रॉपर्ली समझ आएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किनको कहते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती हो, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है सर। अब इसमें स्ट्रक्चरल में भी पहली कैटेगरी क्या आती है, दैट इज कॉल्ड चेन आइसोमर्स। सबको साथ लेके चलना मेरा फर्ज है और बिल्कुल सबको साथ लेके चलूंगा, वादा रहा चौधरी का। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगी। तो चेन आइसोमर्स किनको कहा जाता है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के तरीके क्या हो सकते हैं कि उनकी चेन लेंथ ही वेरी कर जाए। अब चेन लेंथ ओपन चेन में वेरी कर सकता है, जैसे मैंने 5 कार्बन लिया, हो सकता है आपका 4 कार्बन हो और 1 कार्बन साइड चेन लग गया हो। दोनों कंपाउंड में चेन लेंथ यहाँ पर 5 कार्बन की है, यहाँ चेन लेंथ आपकी 4 कार्बन की है। तो प्रिंसिपल कार्बन की चेन लेंथ अगर वेरी कर जाती है, ऐसे कंपाउंड को चेन आइसोमर्स कहा जाता है। आप ऐसा क्लोज चेन में भी सोच सकते हैं। पहले कंपाउंड को देखिए और दूसरे कंपाउंड को देखिए। पहले कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 6 कार्बन है और हर कार्बन के पास 2-2 हाइड्रोजन है। तो
तो ऐसे टोटल जो है वो आपके ऐसे टोटल हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, तो टोटल 12 हाइड्रोजन आपके पास है, तो ये हो जाएगा C6H12। ऐसा ही दूसरा कंपाउंड है जो फिर से उसके पास 6 कार्बन है और टोटल 12 हाइड्रोजन है, वो भी C6H12। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने का तरीका क्या है साथियों? पहला है 6 कार्बन का चेन, दूसरा वाला है 5 कार्बन का चेन, दोनों का प्रिंसिपल कार्बन चेन लेंथ अलग अलग हो गया। अब वो प्रिंसिपल कार्बन चेन लेंथ से सेम आपका ओपन चेन में हो या आपका क्लोज चेन में हो, दोनों में ही आपका चेन आइसोमर्स कहलाएगा। तो ओपन चेन वाला भी चेन आइसोमर्स हुआ, क्लोज चेन वाला भी चेन आइसोमर्स हुआ। धीरे धीरे मैं कदम आगे बढ़ाता हूँ, बेसिक में क्लियर करता हूँ, फिर अपन अच्छे सवाल करते हैं। दूसरा वाला है पोजिशन आइसोमर्स। दूसरा वाला है पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स क्या कहता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका चेन लेंथ सेम होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद जो है फंक्शनल ग्रुप हो या मल्टीपल बॉन्ड हो, उनका पोजीशन अलग अलग होता हो। 5 कार्बन लिए हैं साहब आपने, यहाँ 5 कार्बन लिए हैं, यहाँ पर आप OH फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पे ले रहे हैं, यहाँ आप OH 3 नंबर पे ले रहे हैं। दोनों कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिनकी प्रिंसिपल कार्बन चेन लेंथ सेम है, और उसके बाद जब चेन लेंथ पे नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर 2 नंबर 3 4 और 5, तो फंक्शनल ग्रुप साथियों आपका 2 नंबर पे है। यहाँ देखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप आपका 3 नंबर पे बैठा हुआ नजर आए। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चेन लेंथ भी सेम होनी चाहिए साथियों, क्योंकि अगर चेन लेंथ वेरी कर गया होता तो फिर ऐसे आइसोमर्स तो चेन आइसोमर्स हो जाएंगे। तो यहाँ चेन लेंथ भी सेम है, दोनों में 5-5 कार्बन के है, फिर पोजीशन आपका अलग अलग वेरी कर रहा है, तो ऐसे आइसोमर्स को हमने पोजीशन आइसोमर्स कह दिया है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन जो है वो किसी की भी बदल सकती है। जैसे कि मैंने 6 का डब्बा ले लिया होता और यहाँ पर मैं पाई बॉन्ड ले लिया और मिथाइल लगा दिया है। ऐसे ही फिर से मैंने एक 6 का डब्बा ले लिया होता है, मिथाइल वहीं पड़ा हुआ नजर आया, पाई बॉन्ड यहाँ बैठा हुआ नजर आ गया। तो फिर से क्या आपको एहसास हो रहा है पोजीशन बदलता हुआ नजर आ रहा है? अगर इसमें नंबरिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। इस बार आप नंबरिंग पाई बॉन्ड से करेंगे साथियों, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। पाई बॉन्ड तो दोनों में 1-1 नंबर पे है, लेकिन जो आपका सब्सटीट्यूएंट है वो यहाँ पर 1 नंबर पे है, जबकि यहाँ सब्सटीट्यूएंट 3 नंबर पे है। तो मिथाइल का पोजीशन यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है, इसके कारण भी वो आपके पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको डायरेक्टली सवाल देना पसंद करूंगा कि आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप, और अब जनता से मुझे जवाब चाहिए कि अब तक जो मैंने अल्फाज बोले हैं उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेन या उनके बीच में क्या रिश्ता है। तो ये लीजिए साहब, जनता के सामने पहला सवाल आ रहा है भाई, ये ले बेड़ू, पहला वाला सवाल, कार्बन का लड़ 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 लड़, और इसके ऊपर अगले ने एक बार यहाँ साइनाइड लगा दिया, एक बार यहाँ पर साइनाइड लगा दिया। साथियों जवाब चाहिए मुझे, फट से जवाब चाहिए जनता का कि चेन आइसोमर या पोजीशन। सोमया जी कह रहे हैं, संस्कार साहब कह रहे हैं, साहब पोजीशन कह रहे हैं, पटेल साहब, निधि साहब पोजीशन पोजीशन, कोठारी जी पोजीशन, पीयूष राज पोजीशन, जहांगीर साहब पोजीशन। चलिए साहब जनता बोलिए साहब, ये सब है पोजीशन आइसोमर्स। करेक्ट है साहब, जनता सुलट गई है साथियों। तो चौधरी ने गुगली फेंका और जनता सुलट गई है। चलिए कहां सुलट गई है हम आपको दिखाते हैं। बस 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 समय खत्म होता है आपका जवाब देने का। अब देखिए साहब, तो साइनाइड जो होता है साथियों वो फंक्शनल ग्रुप है, बादशाह है। अगर वही बादशाह है, वही मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो उसे प्रिंसिपल कार्बन चेन का तो हिस्सा बनना पड़ेगा ना बेड़ू भाई। तो कार्बन चेन जब शुरू करेंगे तो साइनाइड को तो खुद को प्रिंसिपल कार्बन चेन के भीतर लेना पड़ेगा, और एक बार लिया तो ये कार्बन आ गया। अब तू आजू में जा या बाजू में जा, ये तो फैसला करना पड़ेगा। साइनाइड तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इससे तो कार्बन चेन के भीतर लेना ही लेना पड़ेगा। कार्बन चेन की लेंथ देख मेरे उधर भाई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। प्रिंसिपल कार्बन की चेन लेंथ 4 कार्बन की है। अगले वाले वहां जनता को आप समझ आ गया कि भाई साहब वो पोजीशन नहीं है, चेन है। काफी लोगों को जनता को क्लिक कर चुका है। चलिए और भी जिनको नहीं किया उनको समझा देते हैं। साइनाइड ही आपका प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो उसको कार्बन चेन के भीतर लेना सख्त जरूरी था। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। इस बार प्रिंसिपल कार्बन की चेन लेंथ 5 कार्बन की है, तो चेन डिफरेंट है, सो दे आर चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो
दूर से देखा तो पोजीशन लगा, तो साइनाइड जो है वो मेरा बेटा अच्छा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, उसका प्रिंसिपल कार्बन चेन के भीतर आना सख्त जरूरी है। यूं समझिए साइनाइड ही अमिताभ बच्चन, चेन वहीं से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसको प्रिंसिपल कार्बन चेन के भीतर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये ले जनता के सामने अगला सवाल भी पेश कर रहे हैं। कार्बन का चेन मान लीजिए यहाँ अपने ने COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एक फोटो और दे देते हैं, मुझे फट से जवाब चाहिए भाई साहब, एक COOH यहाँ ले लिया होता, जवाब चाहिए भाई साहब। कौन से आइसोमर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, ये ले। अरे सोच लिया गया साथियों, बिल्कुल बिल्कुल करीब करीब जनता ने सही जवाब दिया है। चेन 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 और बीच में काफी काफी बिल्कुल 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 चेन 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 चेन। चलिए चेक करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, उसको कार्बन चेन के भीतर लिया। चेन लेंथ की वेरी देखते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, 5 कार्बन की चेन लेंथ है। और धीरे 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 इस साइड में जब चलता हूं तो इधर कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बन चेन का हिस्सा लिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। प्रिंसिपल कार्बन के चेन लेंथ वेरी कर गया है, बिल्कुल साथियों आपने सही सोचा है, दे आर चेन आइसोमर्स। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कार्बन का लेड लिया, ये लीजिए साहब कार्बन का लेड लिया, और एक बार आपने यहाँ पर C डबल बॉन्ड O लगा दिया होता। एक बार फिर से यहाँ एक और मिथाइल लगा देते हैं, फिर से कार्बन का चेन लिया और यहाँ आपने C डबल बॉन्ड O लगा दिया और यहाँ मिथाइल लगा दिया होता। मुझे बताइए कौन से आइसोमर्स बैठे हुए नजर आ रहे हैं। प्रियांशु गुप्ता साहब का बिल्कुल सबसे पहले जवाब आया है, वैभव साहब का पोजीशन 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 पोजीशन। तो फिर से देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं फंक्शन ग्रुप कौन सा है। दोनों में ही एल्डिहाइड एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप। देखिए साहब, चेन आइसोमर हो या पोजीशन आइसोमर हो, फंक्शन ग्रुप मस्ट बी सेम। फंक्शन ग्रुप में बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन ग्रुप बदल जाएगा तो फिर तो वो दूसरे तरह के आइसोमर, जो शायद आपने नाम सुना होगा, दे आर कॉल्ड फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स। फिलहाल तो जो दोनों हैं, दोनों का फंक्शन ग्रुप सेम है। और उसके बाद देखते हैं, तो कार्बन चेन आपने सेलेक्ट किया, देखिए कार्बन चेन की लेंथ में भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, अन्यथा तो वो चेन आइसोमर हो जाएंगे। चेन लेंथ सेम है। उसके बाद देखेंगे तो मिथाइल का पोजीशन 3 नंबर पे आ रहा है, जबकि 1 2 3 और 4 नंबर पे मिथाइल आ रहा है। अगेन दे आर पोजीशन आइसोमर। जो जनता ने सोचा है, साहिल साहब ने सोचा है, विकास जी ने सोचा है, बिल्कुल करेक्ट सोचा है। पाटिल साहब ने भी मुझे पोजीशन आइसोमर जवाब दिया है। धीरे धीरे मैं कदम और आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए आपको कार्बन चेन ऐसा दे दिया होता, मुझे बताइए फट से कौन सा जवाब मिलने वाला है। रणजीत साहब, दिव्या जी, अनुष्का जी, ध्रुव, बिल्कुल बिल्कुल सारी जनता ने चेन आइसोमर जवाब दिया, बहुत बढ़िया, सबको चमका रहे हैं। सबका क्या आंसर है, चेन आइसोमर। चमका गया। अरे जनता फिर सुलट गई है, फिर सुलट गई। साथियों आपने पहला अल्फाज चौधरी का ठीक ठीक नहीं सुना था, और वो ये था कि दुनिया में किसी भी तरह के आइसोमर्स हो, सबसे पहले यह है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। पहले वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, आगे धीरे धीरे देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन है साहब पहले वाले में। पहले वाले में नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे तो 7 कार्बन। दूसरे वाले में चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है साथियों। तो इस बार इसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 ही है। बताइए साहब, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है या था? अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है या था। तो ये बात है साथी मेरे। एल्केन है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H आपका 16 रहा होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H14 रहा होगा। CnH2n+2 को मैं फॉलो कर रहा हूँ मेरे भाई। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही चूंकि अलग अलग हो गया है, सो इनफैक्ट दे आर नॉट आइसोमर्स। वो आइसोमर्स भी नहीं है, क्योंकि आइसोमर्स की पहली और मस्ट जो नेसेसरी कंडीशन है साथियों, वो ये था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। बिल्कुल राज पुरोहित साहब को भी चमका है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं रहा, तो चौधरी भाई ये फिर आइसोमर्स कैसे कहलाएंगे। ठीक है, चलिए साहब और अगले सवाल पे चलते हैं। 5वां नंबर का सवाल लेते हैं आपके सामने। मान लीजिए एक ऐसा 6 का डब्बा ले लिया है, और यहाँ C डबल बॉन्ड और यहाँ पर अगले ने पाई बॉन्ड दे दिया होता है। एक बार फिर से ऐसा ही कंपाउंड ले लिया, फिर से दे दिया कंपाउंड C डबल बॉन्ड O और इधर पाई बॉन्ड लगा दिया होता और बोला गया था कि अब बताइए इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। सोच समझ के, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं है चौधरी को। मुझे सवाल का जवाब चाहिए सुकून से, लेकिन एफिशिएंट। बिल्कुल, काफी जनता पोजीशन बोल रही है और कुछ कुछ लोग मुझे सेम भी बोल रहे हैं। चलिए जनता की दोनों आवाजों को सुनते हुए फैसला लेते हैं क्या है।
तो दूर से देखते हो तो साथियों आपको लग सकता है कि दे आर पोजीशन आइसोमर्स, थोड़ा करीब आएंगे तो आपको लगेगा इस पाई बॉन्ड और इस सी डबल बॉन्ड के बीच में महज और महज एक ही कार्बन का फासला है। दूसरे कंपाउंड में देखिए, इस बार आजू से ना जा बाजू से चला जा, पाई बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड के बीच में फिर से सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन का फासला है। सो इन फैक्ट दे आर आइडेंटिकल, दे आर आइडेंटिकल। ठीक है जी। वो आइडेंटिकल इसलिए हो गए हैं क्योंकि अगर आप नंबरिंग भी करते हैं तो दोनों ही कंपाउंड में कीटोन को नंबर 1 मिलेगा और फिर पाई बॉन्ड को अगर नंबरिंग देते हैं तो ये रहा साहब, कीटोन 1 नंबर, 2 नंबर, पाई बॉन्ड 3 नंबर पे। इस पे देंगे तो 1 नंबर और बाजू से जाऊंगा तो पाई बॉन्ड अभी भी 3 नंबर पे, पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हुआ, सो दे आर आइडेंटिकल। चलिए साहब अगली कैटेगरी पे चलते हैं। अब तक मैंने आपको 2 तरह के आइसोमर्स पढ़ाए हैं, चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं, तीसरा कैटेगरी लेके आते हैं, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स क्या कहता है? फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स कहता है कि ऐसे कंपाउंड जिनका फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो, तो नाम से सजेस्ट कर रहा है फंक्शन ग्रुप डिफरेंट। देखिए साहब, आप चेन में जाएं या पोजीशन में जाएं, एक पॉइंट और नोट डाउन कर सकते हैं आप वहां पर, चेन हो या पोजीशन हो, फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। क्योंकि दोनों में ही फंक्शन ग्रुप अगर किसी में भी बदल गया होता है, चाहे वो चेन हो या पोजीशन हो, तो फिर तो आंसर आपका फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। तो फंक्शन ग्रुप मस्ट बी सेम। फंक्शन ग्रुप में आते हैं तो फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होता है विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स। लिखना कुछ नहीं है ऋषिराज साहब, आप शायद पहली बार आए, आपको कुछ भी नहीं लिखना, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है और सारा जो आपको माल मटेरियल है वो सारा का सारा आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसी एडीसी प्लेटफॉर्म पे हैंडआउट के फॉर्मेट में जब आप देखेंगे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ चौधरी की आवाज सुननी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लियर हो गया ऋषिराज साहब? यस या नो में जवाब दीजिए मुझे। ऋषि जी बिल्कुल बिल्कुल ओके से बोला है, करेक्ट है। तो धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं और मान लीजिए आपको कंपाउंड ऐसा दे दिया होता कि इस कंपाउंड में यहाँ पर अगले ने OH लगा दिया होता, एक और फोटो ले लिया होता जिसमें कार्बन कलर CH3 CH2 और फिर यहाँ ले लिया होता ऑक्सीजन और फिर यहाँ CH2 और CH3, 1 2 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन ले लिया है। पहले केस में देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। दूसरे में देखेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन दोनों में 3 है, लेकिन पता चलता है साहब पहला वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप आपका? अल्कोहल। दूसरा वाला बताइए साथियों, अंशु जी, दूसरा वाला ईथर। ईथर जनता का जवाब बहुत तेजी से आ रहा है। दूसरा वाला फंक्शन ग्रुप आपका ईथर है, पहला वाला अल्कोहल है, दूसरा वाला ईथर है। चूंकि फंक्शन ग्रुप अलग अलग है सो दे आर कॉल्ड फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। मान लीजिए एक बार अगले ने फोटो ऐसा दे दिया होता है और एक बार फोटो ऐसा दे दिया होता है। बताइए पहला वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप है? पहला वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप है? पहला वाला बिल्कुल 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 एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है। दूसरा वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कीटोन फंक्शन ग्रुप है। हाँ साहब, दुबे साहब आप कह रहे थे कुछ डाउट है। दुबे जी अपना डाउट बताइए। अरे दुबे साहब डाउट खो गया जनता का। दुबे जी सुलझ गए। चलिए साहब, तो पहला वाला जो था साथियों वो एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप था, ठाकुर था अपना, बोले तो 4 कार्बन उसके पूरे नहीं हो रहे हैं। दुबे जी डाउट के आगे भी लिखना होता है, क्या डाउट है आपका? तो पहला वाला फंक्शन ग्रुप सर डाउट के आगे दुबे जी कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। तो पहला वाला आपका एल्डिहाइड है और दूसरा वाला फंक्शन ग्रुप आपका कीटोन है, तो दे आर फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते हैं। कदम धीरे धीरे और आगे बढ़ाएं तो मान लीजिए कार्बन चेन लिया और आपने यहाँ पर लिया COOH, पहला वाला कंपाउंड ले लिया होता, दूसरा वाला कंपाउंड ले लिया, 3 कार्बन लिए हैं और इधर ले लिया C डबल बॉन्ड और यहाँ पर OCH3। साथियों मुझे चाहिए ये बताइए कि पहला वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप है? पहला वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा वाला कौन सा फंक्शन ग्रुप है? एस्टर। साथियों काफी लोग कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं साइड में, मेरे पास चैट में आ रहा है कि सर कुछ साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या ऐसा कुछ है? यस और नो में मुझे आपकी साइड से जवाब चाहिए। नो नो नो, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, नो बोल रहे हैं।
ठीक है साथियों, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा टेक्निकल एरर को ठीक करने की कोशिश करता हूं। हेलो, हाँ साथियों, अभी आवाज ठीक आ रहा है सबके पास? परफेक्ट, ऑल गुड। चलिए ओके ओके ओके। तो चलिए सर, अब सब क्लियर? अच्छा, बिल्कुल, यस सर यस सर यस सर यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब आगे वाला कंटिन्यू करते हैं अपन। तो फंक्शन ग्रुप अगर आपका अलग अलग होता है साथियों, तो उन्हें फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स कहा जाता है। अलग अलग फंक्शन ग्रुप पे अलग अलग आइसोमर्स कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। साथियों ये कह रहे हैं कि सर पीछे कोई सर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल पढ़ा रहे हैं। बाजू वाले केबिन में एक अलग सर भी पढ़ा रहे हैं, वो क्लासेस तो कंटिन्यू चलती रहेंगी, तो उस चीज पे अपने को फोकस नहीं करना है। अपना समय हमारा है। जो भी चौधरी से आवाज तेज उनकी बिल्कुल नहीं आ सकती, बैकग्राउंड एक में चल रहा होगा, कोई बात नहीं, अवॉइड कीजिए उस चीज को। चौधरी की आवाज को आप फोकस करें, बिल्कुल समझ आएगा आपको। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। मैं थोड़ा सवाल का दर्जा थोड़ा सा ऊपर बढ़ा रहा हूं, ठीक है? सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर आपने NH ले लिया होता, और ये एक ऐसा 6 का डब्बा क्लोज कर दिया होता। अगला वाला फोटो लेते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और फिर आपने ले लिया होता NH। ठीक है, तो मुझे बताइए पहला वाला फंक्शन ग्रुप कौन सा है? पहला वाला फंक्शन ग्रुप कौन सा है? अमाइड है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। CO बॉन्ड से नाइट्रोजन जब जब डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ऐसे फंक्शन ग्रुप को साथियों अमाइड कहा जाता है। CO बॉन्ड से नाइट्रोजन जब जब डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ऐसे फंक्शन ग्रुप को अमाइड कहा जाता है। दूसरा वाला फंक्शन ग्रुप देखें तो C डबल बॉन्ड, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन है। जबकि नीचे वाला देखेंगे तो नाइट्रोजन, ये आपका 2 डिग्री अमीन बैठा हुआ नजर आए। अलग अलग फंक्शन ग्रुप है, बिल्कुल अलग अलग फंक्शन ग्रुप है। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। ये फंक्शन ग्रुप का आपको बेसिक आइडिया मिला। अगली कैटेगरी पे चल रहा हूं मैं। नंबर 4 पे नाम है साहब आपका रिंग चेन आइसोमर्स। हाँ जी, जनील साहब, माहेश्वरी जी, बिल्कुल बताइए क्या डाउट है आपका? सर फर्स्ट वाला भी तो 2 डिग्री अमीन होगा ना? बिल्कुल नहीं होगा साथियों। अब आपको इतना सा बेसिक आपका मजबूत होना चाहिए कि CO बॉन्ड से C डबल बॉन्ड ONH2, इसको अमाइड कहा जाता है। ऐसे ही C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, और इससे अगर कार्बन की लड़ कनेक्टेड होती है, ये भी अमाइड है। ये सारे के सारे अमाइड है। C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, और इस पे 2 साइड में कार्बन की लड़ कनेक्टेड होती है, इन्हें भी अमाइड ही कहा जाता है। ये सारे के सारे फंक्शन ग्रुप आपके अमाइड की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा वाला जो है वो नाइट्रोजन जब जब 2 साइड में कार्बन की लड़ से कनेक्टेड होता है, जो कि दूसरे एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको 2 डिग्री अमीन कहा जाता है। करेक्ट है साहब?
आपका डाउट्स क्लियर हुआ साथियों? ठीक है, धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। अगली वाली कैटेगरी है रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स क्या कहा जाता है? रिंग चेन आइसोमर्स कहा जाता है, हाँ सिंगल साहब, आप जितना कम लिखेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा, जितना आप फोकस से सुनेंगे उतना ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि आप लिखने में व्यस्त हो जा रहे हैं। इतना हापाधापी, इतना अनएग्जाइटी डेवलप नहीं करना है साथियों। चौधरी कहीं नहीं भाग के जाएगा, आपके साथ तब तक समझाते रहेंगे जब तक आपको नहीं समझ आएगा। अननेसेसरली अपने आप को पैनिक नहीं करना है। आपको कीबोर्ड को छोड़ दीजिए, आप कुछ मोमेंट्स के लिए छोड़ दीजिए। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, आप कीबोर्ड छोड़ दीजिए। एक एग्जाम्पल को मैं 5 बार समझाऊंगा, आप सिर्फ बिल्कुल विनती है आप कीबोर्ड छोड़ दीजिए। की दो बिल्कुल, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं क्योंकि साथियों सबको साथ लेके चलना मेरा फर्ज बनता है, एक नैतिक दायित्व बनता है, और मैं सबको साथ लेके तभी आगे बढ़ूंगा जब आपको वो चीजें समझ आएंगी, और समझ तभी आएंगी जब आप कीबोर्ड को छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप अननेसेसरली इधर मत लिखिए स्क्रीन पे, अदरवाइज एक सामने से आएगा कि मैं लिख रहा हूं और चौधरी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो अगर चौधरी आपके एक एक अल्फाज पे रेस्पॉन्ड करेगा तो पढ़ाएगा कहाँ? ठीक है, सबको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सारे स्टूडेंट्स, और सबको पीडीएफ मिलेगा। अगर मैं यही बात पूरी दोहराता रहूंगा तो 1.5 घंटा साथियों हमारा इसी में निकल जाएगा। मेरे हिसाब से आप ज्वाइन जिन लोगों ने किया है वो शायद पढ़ने के लिए ज्वाइन किया है। बिल्कुल, तो पढ़िए ना मेरे भाई, लिखने में क्यों, मतलब अब मैं समझाता हूं ना आपको, आपको कोई चीज नहीं समझ आती है, जब लेक्चर खत्म होगा ना एक एक बालक से पूछा जाएगा, एवं सिंगल बच्चे से, कि बालक आज के लेक्चर में क्या आपको कोई डाउट है? वो बोलेगा नहीं सर, मैं तभी क्लास ऑफ करूंगा, क्योंकि मुझे पता ना हर 5 से 7 मिनट में वो ऑटोमेटिकली क्लियर होते रहेंगे। आप तब तक का पेशेंस तो रखिए। ठीक है, तो चलिए साहब एक बढ़िया एनर्जी के साथ वापस फ्रेश से शुरू कर रहे हैं अपन। अगली वाली कैटेगरी है रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो रिंग चेन आइसोमर्स किनको कहा जाता है? रिंग चेन आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है साथियों जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो देखिए सबका सेम होना जरूरी है। उसके बाद या तो वो ओपन चेन कंपाउंड हो या तो वो क्लोज चेन, मतलब एक कंपाउंड ऐसा हो जो ओपन चेन हो और दूसरा कंपाउंड हो जो क्लोज चेन कंपाउंड हो। ऐसे दोनों कंपाउंड को एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स कहा जाता है। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता हो बट एक ओपन चेन हो एक क्लोज चेन हो, ऐसे कंपाउंड को रिंग चेन आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल्स के फॉर्मेट में। कार्बन लिया, यहाँ पर आपने 5 कार्बन ले लिया होता, एक फोटो आपने ऐसा भी लिया, इत्तेफाक से दोनों ही कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 5-5 है। ठीक है, उसके बाद देखता हूं पहला वाला कंपाउंड 5 कार्बन की लड़, एक पाई बॉन्ड, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलेगा C5 और हाइड्रोजन H10। या तो आप हाइड्रोजन गिन सकते हैं या आप यूं समझिए 5 कार्बन में एक पाई बॉन्ड है तो इसका DU1 है। DU1 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n को फॉलो करता है तो C5H10। दूसरे केस में भी 5 कार्बन है तो C5 और टोटल हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली सोच सकते हैं एक डब्बा है तो DU1 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 आपका बैठा हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो C5H10 दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। पहला वाला कंपाउंड आपका ओपन चेन है, दूसरा वाला कंपाउंड आपका क्लोज चेन है। दोनों कंपाउंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या कहलाएंगे साथियों? रिंग चेन आइसोमर्स। चलिए ठीक ठीक समझ आता है तो मैं एग्जांपल थोड़ा एक और बड़ा ले लेता हूँ। मान लीजिए आपको 4 कार्बन दे दिया होता, ये कंपाउंड में ए मार्क कर रहा हूँ, दूसरा वाला कंपाउंड मार्क करते हैं कि फिर से आपने 4 कार्बन लिए होते बट इस बार वो आपने एक डब्बे के फॉर्मेट में ले लिए, तो ये कंपाउंड पी है और इसके भीतर हमने एक पाई बॉन्ड भी डाल दिया है। तो सबसे पहला काम तो आपका फर्ज बनता है कि क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो दोनों कंपाउंड में 4 कार्बन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो DU पहले वाले का 2 DU है, DU 2 है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देख सकते हैं CnH2n-2 तो C4H6, दूसरा वाला भी C4H6। ठीक है, तो दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। उसके बाद पता चलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद पता चलता है एक ओपन चेन है एक क्लोज चेन है, तो A एंड B दे आर रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, धीरे धीरे मैं कदम आगे बढ़ाता हूँ। मान लीजिए मैंने एक फोटो ले दिया, 3 का डब्बा दे दिया, तो एक कार्बन यहाँ लगा दिया था, यहाँ C लगा दिया था। अभी भी कोई पूछे A और C में क्या रिश्ता है? बिल्कुल बिल्कुल A और C रिंग चेन आइसोमर है। मेरा सवाल अब आपसे है, अब चाहिए मुझे आपकी साइड से जवाब, B और C में क्या रिश्ता है? B और C
प्रियांशु साहब ने बोला है पोजीशन आइसोमर, बाकी जनता बोल रही है चेन आइसोमर, चेन 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 बोल रहे हैं। तो क्या आप जवाब दें प्रियांशु साहब को? तो प्रियांशु साहब बात यह है कि दोनों कंपाउंड को देखते हैं तो पहला वाला कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन 4 कार्बन की है, दूसरे वाले कंपाउंड में प्रिंसिपल कार्बन चेन लेंथ 3 कार्बन की है। तो दोनों में कार्बन चेन लेंथ वेरी कर गया है। चेन लेंथ ओपन चेन में भी वेरी कर सकता है, क्लोज चेन में भी वेरी कर सकता है। सो दे आर चेन आइसोमर्स। धीरे धीरे कदम और आगे बढ़ाते हैं। 3 कार्बन का डब्बा लिया, यहाँ पाई बॉन्ड लिया और यहाँ मिथाइल लगा दिया होता, ये कंपाउंड डी ले लिया होता। अब सवाल पूछा होता आपसे कि बी और डी में पूछता तो मैं अभी भी जवाब चेन आइसोमर देता, लेकिन मेरा सवाल है सी और डी में क्या रिश्ता है? जनता ने करेक्ट जवाब दिया है साथियों, पोजीशन आइसोमर्स। वो इसलिए पता चल जाता है क्योंकि सी और डी दोनों में ही प्रिंसिपल कार्बन की चेन लेंथ एग्जैक्टली सेम मिलती हुई नजर आ रही है। उसके बाद देखते हैं तो आपको एहसास हो गया होगा मिथाइल का पोजीशन बदल चुका है, सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है साथियों, तो एक बार आज तक के लेक्चर में अब तक हमने क्या पढ़ा है मैं एक बार शुरू से वापस दिखा देता हूं सभी साथियों को। आज का लेक्चर हमने यहां से शुरू किया है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, बस 30 से 40 सेकंड में फ्लैशबैक मोड में से वापस फटाक से फिनिश करते हैं। आदित्य साहब बोल रहे हैं साहब डीयू क्या होता है? डीयू होता है आदित्य जी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो शायद आपने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के जमाने में कहीं देखा होगा। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। प्रियांशु साहब को अब चमक गया है। चलिए साहब, तो सबसे पहले चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर जिनका मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम होता हो बट प्रिंसिपल कार्बन की चेन लेंथ अगर वेरी कर जाए तो ऐसा आइसोमर्स को चेन आइसोमर्स कहा जाता है। चेन आइसोमर्स की चेन लेंथ वेरी जो कर सकती है वो ओपन चेन या क्लोज चेन कहीं भी वेरी कर सकती है। अगले पेज पे बढ़ते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। सचिन साहब बोल रहे हैं सब रिंग चेन और चेन आइसोमर्स में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा सवाल है सचिन जी का, रिंग चेन और चेन आइसोमर्स में। तो सचिन साहब चेन आइसोमर्स जो होते हैं उनमें चेन लेंथ वेरी करती है, बट रिंग चेन में क्या बोलता है? चेन लेंथ वेरी नहीं करता है। रिंग चेन बोलता है एक ओपन चेन कंपाउंड होता है और एक क्लोज चेन कंपाउंड होता है, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा। देखिए रिंग चेन आइसोमर एग्जांपल नंबर फर्स्ट को देखिए, क्या दोनों में ही 5-5 कार्बन की चेन है? बिल्कुल, लेकिन एक ओपन चेन और एक आपका क्लोज चेन है। सचिन साहब का बिल्कुल जवाब यस आ गया है, बिल्कुल उनको बहुत तेजी से चमका है, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो अगला वाला पोजीशन आइसोमर जो आप लोगों ने देख लिया है कि दोनों का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट इनका अगर बदल जाता है तो उनको पोजीशन आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है, इस पेज पे किसी भी जनता को कोई भी डाउट? फिलहाल जो करंट चल रहा है, क्या उस पेज पे किसी को भी कोई डाउट? नो 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 नो। नेक्स्ट, इस पे हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं, क्या इस पेज पे किसी भी जनता को कोई भी डाउट? हाँ, यस यस जिनका भी जवाब आया है मुझे एक बार वो देखने दीजिए। बिल्कुल जो यस आया है मुझे उनका डाउट सुनना है फटाक से। इस पेज पे यस के आगे भी लिखना होता है आपको डाउट्स कौन से सवाल में है। एग्जांपल नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वीडू फोर्थ नंबर गुप्ता जी बोल रहे हैं फोर्थ नंबर गुप्ता जी। बात यह है कि दोनों ही कंपाउंड का मॉलिक्यूल फॉर्मूला मस्ट बी सेम। पहली चीज आइसोमर्स के लिए यही है। एग्जांपल नंबर 4 में देखेंगे तो पहला वाला एग्जांपल का मॉलिक्यूल फॉर्मूले में 7 कार्बन आते हैं, जबकि दूसरे वाले में नंबर ऑफ कार्बन 6 आते हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन ही कम ज्यादा हो गया है तो फिर आइसोमर्स की बात ही नहीं उठती है। बात समझ आया गुप्ता जी? बेडू भाई, अरे बेडू, गुप्ता जी यस या नो जवाब दीजिए। तीसरा वाला भी पूछ रहे हैं, विकास साहब बोल रहे हैं साहब थर्ड वाले देखेंगे तो दोनों में ही प्रिंसिपल कार्बन की चेन लेंथ तो सेम है साथियों लेकिन पता चलता है पहले वाले में मिथाइल का पोजीशन 3 नंबर पे है, जबकि दूसरे वाले में मिथाइल का पोजीशन कितने पे रहेगा? जो 4 नंबर पे। जब मिथाइल का पोजीशन ही बदल गया है तो फिर तो पोजीशन आइसोमर कहलाएगा ना बुड़बाक। क्या बोलता है? चाहिए जी। रोहित साहब हंसते हैं, सर कैसे बतियाते हो? अरे ऐसे पढ़ने में तो मजा आता है। अगले पेज पे बताइए साथियों, कहीं कोई डाउट्स? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। साथ बना रहे, आपका भरोसा बना रहे तो बिखेर देंगे। बस फुल फोकस से पढ़ते रहिए, मजा देना चाहिए काम। हंसते खेलते पढ़ेंगे, पता ही नहीं चला कौन सा लेक्चर कब खत्म हो गया। इस पेज पे किसी को कोई डाउट? ऋषभ राज साहब को डाउट है? ऋषभ राज साहब बिल्कुल डाउट बताइए आप अपना, करंट पेज पे जो सामने खुला हुआ है। सर फंक्शनल, अथर्व जी बोल रहे हैं पोजीशन एंड फंक्शनल ग्रुप में क्या डिफरेंस है? अथर्व साहब फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप बदलता है और पोजीशन में पोजीशन बदलती है, ये तो बहुत ही बेसिक डिफरेंस हुआ ना अथर्व साहब।
फंक्शनल ग्रुप कहता है फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। पोजीशन आइसोमर क्या कहता है? पोजीशन आइसोमर कहता है फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। फिर क्या बदलता है पोजीशन आइसोमर्स में? पोजीशन आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप की मल्टीपल बॉन्ड की या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदलती है। ठीक है सर, क्या कोई कंपाउंड चेन और पोजीशन दोनों एक साथ हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं साथियों। एट ए टाइम वो एक ही तरह का आइसोमेरिक रिलेशनशिप दिखा सकता है। आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप हमने अलग अलग बदल के दुनिया भर के एग्जांपल देखे हैं। फिर हमने देखा सबसे लास्ट में रिंग चेन आइसोमर्स। रिंग चेन आइसोमर्स बोलता है कि चेन की लेंथ आपकी वेरी कर जाए तो चेन आइसोमर्स कहलाएगा। अगर एक ओपन चेन कंपाउंड हो और एक आपका क्लोज चेन कंपाउंड हो तो ऐसे आइसोमर्स को अपन रिंग चेन आइसोमर्स कहा करते हैं। चलिए साहब, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अगली कैटेगरी पे पढ़ता हूं। नंबर वह है 5वां, दैट इज कॉल्ड मेटामर्स। यहाँ पर काफी जनता को तकलीफ होती है। अब तक तो जो समझा है ना उसमें तो शायद जनता को तकलीफ भी नहीं होती है। मेटामर्स में जनता को कई बार तकलीफ होती है। ठीक है, मेटामर्स की बात सुनिए आप। मेटामर्स क्या कहता है कि सेम पॉलीवेलेंट फंक्शन, देख पहले तो बात यह है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मस्ट बी सेम। ठीक है, उसके बाद बोलता है सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। सेम पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप। अब सवाल ये उठता है साहब ये पॉलीवेलेंट क्या वाला है? तो पॉलीवेलेंट ऐसे फंक्शनल ग्रुप को कहा जाता है जिसमें एक से ज्यादा वैलेंसी फ्री होती हो, उनको पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। जैसे कि अब विवेक कुमार जी में धैर्य कितना कम है, मैंने जैसे पॉलीवेलेंट लिखा उन्होंने फटाक से पूछ लिया सर पॉलीवेलेंट क्या होता है। मेरे भाई लिखने तो दे, हैं हम बताएंगे ना पॉलीवेलेंट, हमने बोला ना वर्ड तो हम बताएंगे भी उसे। इतना पेशेंस कम रखने की क्या जरूरत है? पॉलीवेलेंट है। मोनोवेलेंट क्या किनको कहा जाता है? ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनसे एक ही वैलेंसी फ्री हो। जैसे अल्कोहल को देखिए, एक ही साइड में कार्बन की चेन है, बट आप ईथर को पकड़िए, एक से ज्यादा साइड में कार्बन की चेन है, दो साइड में है तो पॉलीवेलेंट हो गया। एल्डिहाइड को पकड़िए, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसकी एक ही साइड में कार्बन की चेन होती है उन्हें मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा हो गया ना, एक से ज्यादा मतलब दो या दो से ज्यादा साइड में कार्बन की चेन हो तो उन्हें पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ही साइड में कार्बन की चेन है। एस्टर, ऑक्सीजन के इस साइड में भी कार्बन की लड़ बैठ सकती है। अमीन, 1 डिग्री अमीन लूं RnS2, ये जो बॉन्ड फ्री छोड़ रहा हूं इसका मतलब इधर कार्बन की चेन है। ठीक है, तो ये आपको 1 डिग्री अमीन है। लेकिन यहीं पर अगर मैं नाइट्रोजन और इसके दोनों साइड में कार्बन की लड़ ले लूं तो ये 2 डिग्री अमीन है। नाइट्रोजन की 3 साइड में कार्बन की लड़ ले लूं तो ये 3 डिग्री अमीन है। तो ये सारे पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। शायद डिफरेंस समझ आ गया होगा। अनूप साक्या जी बोल रहे हैं साहब कीटोन को क्या कहेंगे? तो साथियों कीटोन मैंने सामने लिख दिया अनूप साहब। कीटोन इज अ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, दोनों साइड में कार्बन की लड़ है। तो ये पॉलीवेलेंट की बात होगी। तो फिर साहब मेटामर्स में बदलेगा क्या? सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, या और एटम ही लिख लीजिए आप, ऑफ एटम along both side of polyvalent functional group। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की दोनों या दो से ज्यादा साइड में जब भी कार्बन की चेन होगी तो उसकी साइड में एटम्स का अरेंजमेंट अगर बदलता हुआ नजर आएगा तो ऐसे कंपाउंड्स को एक दूसरे के सापेक्ष में मेटामर्स कहा जाएगा। अब मेटामर्स के एग्जांपल देख लेते हैं। डेफिनेशन से ज्यादा क्लियर एग्जांपल से और अच्छे से होता है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। पहला एग्जांपल साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। फोटो मान लीजिए अगले ने ऐसा ले लिया होता, CH3 CH2 ऑक्सीजन, CH2 और CH3। एक बार फोटो ये ले लिया, दोनों कंपाउंड को देखता हूं तो दोनों में ही ईथर जो है वो सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद देखता हूं ईथर के एक साइड में 2 कार्बन है, एक साइड में 2 कार्बन है। ईथर के इस साइड में 3 कार्बन है और इस साइड में 1 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन कम ज्यादा होने की वजह से दे आर कॉल्ड मेटामर्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। साहब मेटामर्स की डेफिनेशन हमने ये लिखी थी कि सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप
और उसके बाद आजू बाजू एटम्स का अरेंजमेंट बदल जाए। एटम का अरेंजमेंट बदलने का पहला तरीका मुझे मिला कि एटम ही कम ज्यादा हो जाए रे, अरे कार्बन ही कम ज्यादा कर ले भाई। जो ही कार्बन कम ज्यादा करेगा तो भी तो अरेंजमेंट बदल गया। तो ये भी तो एक तरीका हो गया मेरे भाई मेटामर्स बनने का। और अगला एग्जांपल बताते हैं आपको। मान लीजिए फोटो ऐसा ले लिया होता कि कंपाउंड का लड़ लिया होता साहब CH3, फिर ले लिया होता CO2, ये ले CO2, और ये ले लिया होता ऑक्सीजन, और ये ले लिया साहब CH3। एक फोटो अगले ने ऐसा भी ले लिया होता CH3 कार्बन CH और CH3, और फिर यहाँ ले लिया होता ऑक्सीजन और फिर इस पे CH3 ले लिया होता। दोनों फोटो को देखूं तो पता नहीं चलता है कि पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप दोनों में सेम है। नंबर ऑफ एटम इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन, इधर 1 कार्बन, नंबर ऑफ एटम भी कम ज्यादा नहीं है, वो भी बराबर है। लेकिन देखिए साथियों, इधर है 3 कार्बन सीधा सीधा लड़ पड़ा सा है, और इधर तीनों कार्बन के एक ब्रांच नोड में आ गया। क्या ढांचा ही बदल गया? क्या आपका सिस्टम का ढांचा ही बदल तो नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है ऐसा। तो ऐसे कंपाउंड्स, ये दूसरा तरीका है जिसमें आपने ढांचा ही बदल दिया। और जब ढांचा ही चेंज हो जाएगा तब भी तो मेटामर की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है ना बिडू भाई। डेफिनेशन क्या कह रही थी? डिफरेंट अरेंजमेंट। अब डिफरेंट अरेंजमेंट होने का तरीका तो पहला है कि एटम कम ज्यादा कर दो, दूसरा तरीका ढांचा ही बदल दो। ढांचा बदल दोगे तब भी तो आपका डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है, तब भी तो वो क्या कहलाएंगे? मेटामर्स ही कहलाएंगे। अगला एग्जांपल आता है, मान लीजिए आपने फोटो ऐसा ले लिया होता कि लिया 6 का डब्बा, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहाँ ले लिया होता साहब CH3, एंड इधर ले लिया होता साहब CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, और इधर ले लिया होता 6 का डब्बा। तो दोनों कंपाउंड को देखा जाए तो पहला फंक्शन ग्रुप एस्टर, दूसरा फंक्शन ग्रुप एस्टर, दोनों फंक्शन ग्रुप सेम है। लेकिन देखिए C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड है 6 का ढांचा, जबकि ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है? CH3। दूसरा कंपाउंड देखिए, C डबल बॉन्ड से कौन कनेक्टेड है? CH3। ऑक्सीजन से कौन कनेक्टेड है? 6 का डब्बा। तो साहब पूरा का पूरा मामला ही गजोदर भाई, अल्टी पल्टी कर दिया। CH3 आजू में, 6 का डब्बा बाजू में, ये ले अल्टी, इसके साथ ले अगला पल्टी। तो ये आपका तीसरा तरीका है, वे 3 है। वे 3 कौन सा लिया? अल्टी पल्टी करके पूरा का पूरा मामला ही पूरे के पूरे ग्रुप को पकड़ के अल्टी, और बाजू वाले को पकड़ के पल्टी। अल्टी पल्टी करके भी आप मेटामर्स बना सकते हैं। तो ये मेटामर्स की डेफिनेशन जो हमने सीखी है गजोदर, वो क्या थी? वो ये थी कि भाई साहब सेम पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप के आजू बाजू में अरेंजमेंट्स बदलना चाहिए। ये मेटामर्स की बेसिक डेफिनेशन थी। तो पहला एग्जांपल तो हमने अरेंजमेंट बदलने का क्या लिया? एटम ही कम ज्यादा कर दिया, बदल गया अरेंजमेंट। दूसरा है ढांचा ही बदल दिया, ब्रांच चेन ले लिया, एक बार लीनियर ले लिया, बदल गया अरेंजमेंट। तीसरा वाला कनेक्शन, C डबल बॉन्ड पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप था। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में, तीसरे में जो पहला फोटो है ऑक्सीजन से CH3 कनेक्टेड था। दूसरे एग्जांपल देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, कनेक्शन बदल गया है। तो कनेक्शन जैसे बदला है तो फिर से अल्टी पल्टी करके भी तो हमने ढांचा बदल दिया, उसका अरेंजमेंट बदल दिया है। तो हो गया ना पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप के आजू बाजू अरेंजमेंट बदलने का तरीका। तो ये 3 तरीके हैं मेरे भाई, किसके हैं? मेटामर्स बनाने के। बहुत देसी अंदाज में, इससे ज्यादा मेटामर्स बाहर निकलने नहीं वाला। एक आधे एग्जांपल और कर लेते हैं, मजा और आ जाएगा। तो मान लीजिए अगला फोटो हम ऐसा ले लें कि कार्बन का लड़ ले लेते हैं ऐसा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। मुझे फट से जनता का जवाब चाहिए। और इधर ले लिया होता साहब आपने 4 का डब्बा, इधर ले लिया होता आपने बेंजीन का डब्बा। पहला फोटो ठीक। और ये ले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दद्दे मार बेंजीन का डब्बा, और इधर ले 4 का डब्बा। ये थोड़ा सा सुलट गया है डब्बा, थोड़ा पोलियो हो गया, इसको ये अच्छा बनाते हैं। चलिए जी, हाँ ये ले, ये इधर बना दिया मैंने 4 का डब्बा। अब मुझे बताइए साहब दोनों में क्या रिश्ता है? और खट 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 अल्टी पल्टी, जनता को चमक गया भाई कि अल्टी पल्टी करके चौधरी ने एक बार फिर से किसको अंजाम दिया है? अरे किसको दिया? मेटामर्स को। तो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या है रे? मेटामर्स। तो ये मेटामर्स बनने का तरीका। सवाल थोड़ा उपले दर्जे का लेता हूँ। और मान लीजिए अगले ने फोटो ऐसा ले लिया होता कि कार्बन का लड़ पड़ा हुआ C डबल बॉन्ड O, फिर से लिया होता एक फोटो कार्बन का लड़ और यहाँ C डबल बॉन्ड O, और पूछा होता कि अब बताइए क्या रिश्ता है। तो पहले तो ये देखिए कि फंक्शन ग्रुप कौन सा है। अरे कौन सा है? C डबल बॉन्ड O। कौन सा फंक्शन ग्रुप? मेटा, ये कीटोन फंक्शन ग्रुप। कीटोन फंक्शन ग्रुप के आजू में देखता हूं
तो एक साइड में एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, दूसरी साइड में एक कार्बन है। अगले में देखो तो एक और दो, एक और दो, यानी कीटोन के पहले केस में आजू में तीन कार्बन, बाजू में एक कार्बन, अगले में दो कार्बन, दो कार्बन। क्या नंबर ऑफ कार्बन कम ज्यादा कर दिए? वे वन गुप्ता जी बिल्कुल बता रहे हैं साहब। पहला तरीका वे वन से आपने एक बार इनको फिर से मेटामर साबित कर दिया। चमक गया कह रहे। तो ये एग्जांपल नंबर 4 ले ले, ये एग्जांपल नंबर 5 ले ले। अब यहाँ पर मेरा एक गुप्ता जी बड़ा डाउट है दुबे साहब। डाउट हमारा ई है भैया कि जब मैं इसको टुकुर 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 देखता रहा पांचवें एग्जाम्पल को, तो देखते देखते मेरा कलेजा फड़फड़ाया और ये कहने लगा कि साहब ये जो कीटोन है ये तो 2 नंबर पे आ रहा है। और दूसरे कंपाउंड में देखा तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कार्बन चेन लेंथ तो सेम है, लेकिन कीटोन यहाँ पर 3 नंबर पे आ रहा है। साहब मेटामर्स कम ज्यादा करके आपने बता दिया, अच्छी बात है, मेटामर्स समझ आता है, लेकिन ये कीटोन का पोजीशन भी तो बदल रहा है। तो साहब इसको क्या कहूं, मेटामर कहूं या पोजीशन आइसोमर कहूं? बिल्कुल ये मेटामर भी होगा और इसके साथ साथ आपका पोजीशन आइसोमर भी होगा। तो फिर सवाल ये उठा कि साहब मैं कैसे जानूंगा? तो जो द्विधा हमारे सामने खड़ी हो गई, हमने बड़े बुजुर्ग साइंटिस्ट लोगों के पास पहुंचाई कि साहब इसे क्या कहेंगे, मेटामर्स या पोजीशन आइसोमर? तो उसने कहा कि इन्हें दोनों कहा जाए। साथ ही साथ साइंटिस्ट लोग ने हमें एक और रास्ता दिया कि 3 फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से 3 फंक्शनल ग्रुप? कीटोन, ईथर और अमीन, 2 डिग्री अमीन, कीटोन, ईथर एंड 2 डिग्री अमीन। इन फंक्शनल ग्रुप में मेटामर्स के साथ साथ चेन और पोजीशन आइसोमर्स भी हो सकते हैं, खुली छूट है। कौन कौन थे साहब वो 3 फंक्शनल ग्रुप? एक बार मुझे वापस याद दिलाइए, भूल गया मैं। कौन कौन थे रे? कौन कौन थे 3 फंक्शनल ग्रुप? कीटोन, कीटोन और ईथर, 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 ईथर और 2 डिग्री अमीन। जनता का जवाब एकदम करेक्ट आया है साहब, ये 3 फंक्शनल ग्रुप थे, कीटोन, ईथर और 2 डिग्री अमीन। इन 3 फंक्शनल ग्रुप में मेटामर्स होने के साथ साथ आपका चेन और पोजीशन भी हो सकता है। तो चलिए चलते हैं फिर पिछले पेज पे। साहब पहला वाला आपने मेटामर्स बताया, अब इसको ऐसा देखिए ना, ईथर है, आजू में 2 कार्बन का कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, एक ही साइड सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए कार्बन चेन क्या 3 कार्बन का सेलेक्ट हो रहा है बिडू भाई? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये मेटामर्स होने के साथ साथ मेरे बड़े भाई ये चेन आइसोमर्स भी हैं, और साइंटिस्ट लोगों ने इसके लिए खुला छूट दे दिया, जो कि जनता को लग रहा था, कंफर्म हुआ। अगला एग्जांपल देखिए, वे 2 में देखिए 3 कार्बन का चेन है, अगले केस में देखेंगे तो ये भी आपका 3 कार्बन का है, बट यहां पर देखेंगे पहले वाले केस में तो OCH3 जो आपका एक झाड़ी है, सब्स्टिट्यूएंट है, वो आपका 1 नंबर के कार्बन पे लगा है, जबकि यहाँ जो OCH3 है जब इसमें नंबरिंग करेंगे तो वो 2 नंबर पे लगा है। तो ये मेटामर्स होने के साथ साथ छोटे भाई ये पोजीशन आइसोमर्स भी है। समझ आया? तो ये चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ये 3 ही फंक्शनल ग्रुप को खुला छूट दिया गया है। वो 3 कौन कौन थे? अरे कौन कौन थे? कीटोन, 2 डिग्री अमीन और ईथर। और चमक गया, पक्का? ठीक है। अब जनता को एक डाउट ये भी तो आ सकता है कि साहब सवाल में आ गया तो क्या करना है, मेटामर्स मार्क करना है या चेन पोजीशन मार्क करना है? तो देखिए मल्टीपल चॉइस में है तो दोनों करेक्ट है। साहब सिंगल चॉइस में आ गया तो या तो सवाल सिंगल चॉइस में आएगा नहीं क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा, और अगर एन केन प्रकारेण कभी कोई वर्स्ट सिचुएशन में आ भी जाए, देन मेटामर्स विल बी गिवन हायर प्रायोरिटी ओवर द चेन एंड पोजीशन। अंडरलाइन द वर्ड मेटामर्स विल बी गिवन हायर प्रायोरिटी ओवर द चेन और पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए इतनी कहानी क्लियर हुई, ये मेटामर्स की बहुत अच्छी बात हमने सीखी है। अगला कदम बढ़ाते हैं। अब जिसका इंतजार था वो करते हैं शुरू। वो था जनता का सबसे लाजवाब फेवरेट टॉपिक, टोटोमर्स, जहां अक्सर लोगों की आत्मा तड़पती है। ठीक है, कोठारी साहब कह रहे हैं साहब एग्जांपल नंबर 2 वापस बता दीजिए। कोठारी साहब ये लीजिए एग्जांपल नंबर 2। इस एग्जांपल में देखते हैं तो 3 कार्बन इधर हैं, 3 कार्बन इधर हैं। मेटामर्स तो हमने सीख लिया है क्योंकि ढांचा बदल दिया है। इसके अलावा देखें तो इन तीनों कार्बन की जो पोजीशन है OCH3 की वो 1 नंबर पे है, जबकि यहाँ OCH3 की पोजीशन इस कार्बन चेन में 2 नंबर पे है। तो पोजीशन ऑफ OCH3 चेंज हो गया है, इसलिए वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो गए हैं, पोजीशन आइसोमर्स हो गए। ठीक है, अगले पेज पे चलें तो 5वें नंबर में देखते हैं। 5वें नंबर में ये ऐसा था कि C डबल बॉन्डो जो दोनों है,
उसमें ना केवल वो एटम कम ज्यादा हो रहे हैं बल्कि उनका पोजीशन भी बदल रहा है, सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, चलिए जी अब आते हैं टोटोमर्स पे। तब तक चौधरी थोड़ा गला तर कर लेता है। हाँ जी, कुणाल जांगीर साहब बताइए आपको क्या डाउट है। जांगीर जी, कुणाल जांगीर साहब अपना डाउट बताइए। डाउट आपने लिखा है कुणाल जी। एग्जाम्पल नंबर 5 कुणाल जांगीर साहब अभी अभी मैंने बताया है। एग्जाम्पल नंबर 5 को एक बार सारी जनता दोबारा सुनेगी। एग्जाम्पल नंबर 5 में देखते हैं तो दोनों ही पहले सबसे पहले देखा तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप था मेरा। उसके बाद आजू में देखता हूं तो 3 कार्बन है कीटोन के बाजू में, सेम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होने के बाद नंबर ऑफ कार्बन कम ज्यादा हो रहे हैं। आजू में 3 कार्बन, बाजू में 1 कार्बन, आजू में 2 कार्बन, बाजू में 2 कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन कम ज्यादा होने की वजह से मैंने इनको मेटामर्स का नाम दे दिया है। फिर मैंने देखते देखते ये पता चला कि साहब कीटोन का प्रिंसिपल कार्बन चेन में पोजीशन भी तो बदल रहा है। जब मैंने इसको साफ सेलेक्ट किया, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट किया तो कीटोन 2 नंबर पे आ रहा है, जबकि यहां जब मैंने साफ सेलेक्ट किया तो कीटोन मेरा 3 नंबर पे आ रहा है। सो पोजीशन ऑफ कीटोन इज आल्सो गेटिंग चेंज, सो दे आर पोजीशन आइसोमर्स। करेक्ट है। तो और कोई डाउट? और कोई डाउट? साहिल कह रहे हैं साहब आप बोलते बहुत अच्छा है। और बताइए एग्जाम्पल नंबर 5 चेन हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है चेन विकास साहब? दोनों कार्बन चेन को जब आपने सेलेक्ट किया है तो पता चलता है पहले वाले में प्रिंसिपल कार्बन चेन 5 कार्बन की है, दूसरे वाले में प्रिंसिपल कार्बन चेन 5 कार्बन की है, तो उस कार्बन चेन की लेंथ में तो कोई वेरिएशन आ ही नहीं रहा है, तो फिर तो चेन आइसोमर ही हो ही नहीं सकते हैं। वो पोजीशन बदल रहा है तो पोजीशन हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जोर से चमका है जनता को। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या सर साइनाइड और आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप है? तो साथियों चलिए मैं आपको कुछ सेकंड्स के लिए रोकना चाहता हूं। अभी अपन थोड़ी देर में रेस नंबर फर्स्ट भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा एक रिदम बनना बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने पढ़ाना बंद कर दिया तो शायद अब आपको लिखना बंद करना चाहिए। बंसल साहब कह रहे हैं कि साहब मुझे आप मेरा डाउट्स क्यों नहीं बताते हो? तो बंसल साहब मुझे बताइए क्या डाउट है आपका? बंसल साहब, सर मेरा भी डाउट था। बंसल जी बताइए। शुभम जी बिल्कुल। सिंगल साहब डाउट बताइए। पहले डाउट ही क्लियर करते हैं आपके। जितना आपको पढ़ाया गया आपको डाउट उसी में से पूछना है जो आज के लेक्चर में आपको डाउट पढ़ाया गया है। सर वे टू में क्या लिखा था? वे टू में ये लिखा था कि साथियों वे टू में हमने ये लिखा था कि ढांचा बदल दिया। ये ढांचा लिखा है, हिंदी में ढांचा लिखा है। ढांचा अरेंजमेंट, जो आपने सिस्टम का ढांचा बदला है। ठीक है, तो इसमें भी जनता को डाउट आ गया है कि ढांचा बदला है। और बताइए। सर मेटामर्स में आइडेंटिकल हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है साथी? तो आगे शुरू करें? चलिए जी अगला वाला कैटेगरी चलते हैं। टोटोमर्स। अब मुझे बताइए आज हमें टोटोमर शुरू करें या रेस नंबर फर्स्ट डिस्कस कर लें, क्योंकि रेस नंबर फर्स्ट काफी समय से पेंडिंग चल रही है। क्या सभी लोगों को रेस नंबर फर्स्ट होमवर्क दिया गया था? करेक्ट है। चलिए सर, तो रेस नंबर फर्स्ट का डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट उस रेस के बहाने हमारा जीओसी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में अपन टोटोमर से आगे कंटिन्यू कर लेंगे एक बढ़िया एनर्जी के साथ। और तब तक का मेरा दरखास्त रहेगा सभी लोगों से, रेस तो मैं डिस्कस कर लूंगा लेकिन लास्ट में 1-2 मिनट आपसे कुछ बातें करनी है मेरे को आपको, तो वो मैं आपसे दरखास्त करूंगा लास्ट में। पहले अपन रेस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है।
चलिए जी, रेस नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो भी डाउट है आप स्क्रीन में, रेस आपको शायद विजिबल हो पा रहा है, डेफिनेटली हो पा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जनता का डाउट आया थर्ड एंड फर्स्ट में फोर्थ का ए पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आइए साहब। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सवाल पूछा गया है प्रसाद साहब से, वंश प्रसाद साहब से, बोल रहे हैं साहब क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बता दीजिए। चलिए साहब सेकंड भी बता देते हैं। सवाल ये बोला जा रहा है कि सेकंड कंपाउंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट कंपाउंड। तो साथियों सेकंड इज मोर बेसिक देन फर्स्ट चेक करना पड़ेगा। तो पहला वाला जो कंपाउंड है दूसरे वाले कंपाउंड को देखता हूं, तो इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहा जाता है। लोकलाइज्ड लोन पेयर वो होता है जो एक ही जगह लॉक होकर बैठा है। ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है उसे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहा जाता है। पहले वाले फोटो को देखूं तो इस नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, लेकिन ऊपर वाले नाइट्रोजन का लोन पेयर, इस लोन पेयर को देखिए, ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना होता हो, एक जगह लॉक होके बैठा हो, ऐसे लोन पेयर को लोकलाइज्ड लोन पेयर कहा जाता है। चूंकि मैंने जीओसी आपको रिवाइज करवाया है रिसेंटली, मुझे ये बताइए कैफ साहब कि कौन सा लोन पेयर ज्यादा अच्छा बेसिक होता है, लोकलाइज या डीलोकलाइज? लोकलाइज, जनता ने जवाब दिया है मुझे। तो लोकलाइज लोन पेयर चूंकि अच्छा बेसिक होता है, उसकी डोनेटिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, क्योंकि डीलोकलाइज तो बिजी हो जाता है। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, फर्स्ट इज मोर बेसिक देन सेकंड, करेक्ट बात है। लेकिन रीजन देखो सूगले का क्या बोल रहा है कि पहले में नाइट्रोजन की संख्या ज्यादा है सेकंड से, ये तो गलत बात है साहब। नाइट्रोजन की संख्या ज्यादा होने से वो ज्यादा बेसिक है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट, नाइट्रोजन की संख्या तो ज्यादा है लेकिन उसका बेसिक नेचर से कोई ताल्लुकात नहीं है। सो आंसर विल बी बी बॉम्बे, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। सवाल बोल रहा है विच ऑफ फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एग्जांपल नंबर दिल्ली आगरा से ही शुरू कर लेते हैं। टर्मिनल T1 T2 मैंने जब पाई बॉन्ड पे मार्क किया तो इस टर्मिनल T2 पे दोनों मिथाइल आपका सेम है। चूंकि दोनों CH3 सेम बैठा हुआ नजर आ रहा है तो वो कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता है। अगला वाला देखते हैं तो ये परपेंडिकुलर चला जाएगा क्योंकि सिस्टम में बाइफिनाइल सिस्टम हो गया है, तो ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। कैलकाटा वाला ऑप्शन अगर आपने पढ़ा होगा कि क्यूमिलीन सिस्टम होता है ऑड इवन वाला, तो यहाँ पर या स्पाइरो सिस्टम होता है, तो ये स्पाइरो सिस्टम तो है लेकिन इवन सिस्टम है। चूंकि इवन सिस्टम है तो इवन सिस्टम में स्पाइरो में वो भी आपका ज्योमेट्रिकल नहीं दिखा पाएगा। दिल्ली ऑप्शन में आते हैं। दिल्ली ऑप्शन को समझने से पहले आप एक बेसिक एग्जांपल को समझिए। मैं एक फोटो बना रहा हूं और यहाँ पर मैंने मिथाइल और मिथाइल लगा दिए होते हैं। पहले मेरे जनता से सवाल है, क्या जो एक 6 का डब्बा दिखाई दे रहा है क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल दिखाएगा? क्या गिवन फोटो जो मैंने समझाया है आपको दिखाया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब इस CH3 और CH3 में मैं थोड़ा सा बदलाव करता हूँ और मान लीजिए मैंने CH3 को हटाया और वहां पर ग्रुप G लगा दिया। ये ग्रुप G, क्या ये कंपाउंड अभी भी ज्योमेट्रिकल दिखाएगा? और बता रहा भाई, बिल्कुल दिखाएगा। ग्रुप G सच बोलूं तो वो CH3 ही था, जो कुछ भी हो सकता था, जो कि फिलहाल G मतलब CH3 ही है, तो वो कंपाउंड अभी भी GI दिखाएगा। अब आगे चल के मैं ग्रुप G का आगे से जाके हाथ बांध दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। ऐसा G आगे चल के हाथ बांध दे तो अभी भी तो कंपाउंड GI शो करेगा ना, ठीक है। एग्जैक्टली कंपाउंड D में वही हो रहा है। कंपाउंड डी में ये जो आपका कार्बन है, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे देखेंगे तो एक हाइड्रोजन बैठा हुआ नजर आए, एक आपका ग्रुप जी है जो कि आगे जाके नीचे वाले जी से हाथ मिला रहा है। क्या फर्क पड़ता है, जी और जी ने आपस में जाके हाथ बांध लिए हैं और नीचे वाले कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है। ऐसा हो सकता है दोनों हाइड्रोजन वेज वेज में जाए तो एक ओरिएंटेशन मिल जाए, एक 6 का डब्बा, एक 6 का डब्बा, और पहले पे हाइड्रोजन वेज पे जाए, दूसरे पे हाइड्रोजन डैश पे जाए। तो ऐसा भी हो सकता था कि एक वेज पे एक डैश पे रिलेटिव ओरिएंटेशन आपका बदल जाए, तो हाँ साहब वो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन जनता ने मुझसे पूछा था, मैं उस पर चर्चा करता हूं। पहला वाला देखूंगा तो CH3
S डबल बॉन्ड O और यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है। दूसरे वाले में देखूं तो CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव और यहाँ पर कार्बन पे नेगेटिव है। बताइए साहब, ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन नेगेटिव में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? और ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन नेगेटिव में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? बिल्कुल, दुबे साहब ने बोला O नेगेटिव, इसलिए O नेगेटिव आगे आना चाहिए था और ये पीछे जाना चाहिए था, इसलिए ये ऑर्डर आपका फॉल्स हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर में काउंट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का और कोई ऑप्शन साथियों? 4 का चेतन साहब, सिंगल साहब कह रहे हैं 4 का बॉम्बे ऑप्शन भी बताइए। बिल्कुल बताते हैं चेतन साहब। 4 के बॉम्बे ऑप्शन में देखता हूं तो पता चलता है कि कन्फर्मर जब मैं पढ़ रहा था तो कन्फर्मर में मैंने इतना बेसिक ज्ञान लिया था कि कन्फर्मर कहते हैं कि मोटे मोटे जो ग्रुप होते हैं ना, मोटे मोटे ग्रुप, उनका अल्टी पल्टी होना जरूरी है। तो दोनों ही कंपाउंड में CH3 जो है वो काफी दूर होने चाहिए, क्योंकि उनके बीच में टन टनाटन लग रहा है। तो CH3 यहाँ बहुत दूर है, 180 डिग्री पे है, जबकि यहाँ CH3 जो है वो 60 डिग्री पे है। हालांकि दोनों में OH OH आजू बाजू है, H बॉन्डिंग कर रहे हैं दोनों ही कंपाउंड में, तो H बॉन्डिंग वाला मुनाफा तो दोनों को मिल रहा है। लेकिन पहले केस में मोटे मोटे ग्रुप आजू बाजू या अल्टी पल्टी, अल्टी पल्टी टन टनाटन लगेगा सा, जनता ने पकड़ लिया उस बात को। तो ये ऑर्डर आपका करेक्ट है, बॉम्बे वाला करेक्ट है, टन टनाटन लगेगा, इसलिए पहला स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। 4 का दिल्ली ऑप्शन भी मुझसे पूछा जा रहा है। तो ना साहब, नाइट्रोजन पे यहाँ जो मिथाइल है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, जबकि यहाँ जो मिथाइल है वो एक्सियल पोजीशन पे है। सो इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल देन एक्सियल, तो दिल्ली वाला ऑर्डर गलत हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, इतने में किसी को कोई डाउट है तो साथियों बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड ई आइसोमर्स है। चेक करते हैं कौन सा कंपाउंड ई आइसोमर्स है। तो इस पहले वाली स्ट्रक्चर में साथियों दोनों ही पाई बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखाएंगे, फर्स्ट एंड लास्ट। बीच वाला पाई बॉन्ड ही ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, टर्मिनल साइड में जीआई नहीं पॉसिबल होता है। ठीक है, तो जैसे ही देखता हूं तो इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ हाइड्रोजन है, इस पाई बॉन्ड के अक्रॉस यहाँ हाइड्रोजन है। साथियों कुछ लोग मेरे से कह रहे हैं साहब आंसर बता दीजिए। जहां तक मेरी जानकारी में, मैंने जब ग्रुप में रेस पोस्ट किया है तो उसके साथ मैंने आंसर भी सभी लोगों को पोस्ट किया है, तो जो लोग जुड़े हुए थे उनको डेफिनेटली आंसर पता है। बाकी पापियों का सर्वनाश होना तय है, क्योंकि जो होमवर्क नहीं करेंगे या व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन करेक्टली नहीं पढ़ेंगे तो उनका तो नाश तय है भाई। तो ये बात तो चलती रहेगी, आंसर सब लोगों के पास बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हाइड्रोजन और अल्टीपल्टी मोड में है, इसलिए आपका ई आंसर आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और बड़े ग्रुप में बड़े ग्रुप को प्रायोरिटी दी, हाइड्रोजन और बड़े ग्रुप को बड़े ग्रुप को प्रायोरिटी दी। दोनों जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हैं, दोनों ही ऑपोजिट साइड है, इसलिए आपका ई आइसोमर देखने को मिलेगा। तो पहला वाला करेक्ट है। सिमिलरली आप दूसरे वाले में टर्मिनल T1 T2 मार्क कीजिए, नाइट्रोजन पे OH हायर प्रायोरिटी, CIP रूल के अकॉर्डिंग यहाँ CH3, तो Z आइसोमर देखने को मिलेगा। दिल्ली वाला ऑप्शन NPR, NPR का मतलब है एन नॉर्मल प्रोपेन, बिना कोई ब्रांचिंग का कार्बन लेड का प्रोपेन है, तो प्रोपेन ही हाई प्रायोरिटी हो जाएगा। इथर इथाइल, तो अगेन एक बार जेड आइसोमर होगा। इधर देखेंगे तो ऑक्सीजन हाई प्रायोरिटी है और यहाँ पर आपका फ्लोरीन, अगेन जेड आइसोमर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6, जहां तक शांतनु जी का डाउट है कि साहब ऑफलाइन वालों के पास आंसर नहीं है, तो ऑफलाइन वाले मेरे साथियों जो आज ज्वाइन किया है, हो सकता है आपके बैच में रेस डिस्कस हो गया हो, और अगर नहीं डिस्कस हुआ है तो जल्दी आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिए जाओगे, तो आपके पास मैं वापस रेस पोस्ट कर दूंगा, आंसर पोस्ट कर दूंगा। अभी चलते लेक्चर में आप तक व्हाट्सएप चलाना ठीक नहीं है। जैसे लेक्चर फिनिश होगा, आज की रेस, आज के आंसर में वापस रिपोस्ट कर दूंगा, आप जल्द ही एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए जी। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 7th डाउट पूछा गया है धादीद साहब से। तो 7th वाले सवाल की तरफ देखते हैं। धादीद साहब, 7th वाला सवाल पूछा गया है
C5H10O के कितने कंपाउंड बन सकते हैं? तो C5H10O के सबसे पहले तो आप बनाइए क्या क्या बन सकते हैं। तो C5H10 में नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन है, 5 कार्बन का आप चेन बनाइए तो 5 + 0 बनाइए, 4 + 1 4 कार्बन की चेन, 1 कार्बन साइड चेन बनाइए, और 3 + 2 3 कार्बन की चेन और 2 कार्बन साइड चेन में। इसके बाद अलग अलग पोजीशन पे आप C डबल बॉन्ड O बनाना है। C डबल बॉन्ड O बनाएंगे तो वो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी बनना है, क्योंकि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2nO को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी वो या तो एल्डिहाइड हो सकता है या तो कीटोन हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर आपने C डबल बॉन्ड बनाया, यहां नहीं बनाएंगे, यहां हुआ तो यहां नहीं बनाएंगे और यहां हो जाएगा। सिंगल साहब आप बोल रहे हैं मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ, सिंगल साहब आपको डाउट क्या है? और ऐसे ही आप अलग अलग जगह C डबल बॉन्ड O बना बना के और फिर चेक कर लेंगे। सिंगल साहब 6 का D भी, 6 का D मैं आपको बताना चाहता हूं। चलिए मैं पहले 7th फिनिश कर देता हूं। तो अलग अलग पोजीशन पे आप C डबल बॉन्ड O बना बना के और सबसे पहले उन सब की स्ट्रक्चर बनाइए। एक बार जब स्ट्रक्चर बना लेते हो तो फिर चेक करना कौन कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है जी बालकों, अगर आप पैनिक हो रहे हैं सर मेरी बात का रिप्लाई दीजिए। यकीन मानिए अगर इस वक्त मेरे पास 200 बच्चे हैं तो हर मैसेज का रिप्लाई साइमल्टेनियसली देना संभव नहीं होता है। आप कम से कम लिखेंगे तभी रिप्लाई तक पहुंच पाऊंगा। आप तो खट 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 लिख दिए हैं, मास्टर पढ़ेगा इतने में मैसेज ऊपर चला जाएगा तो मैं कैसे रिप्लाई दूं? आप तो इतने पैनिक कैसे हो सकते हैं मेरे दोस्त? किसी एक मोमेंट पे तो आपको मास्टर पे भरोसा करना पड़ेगा ना। आपके लिए तो लगता है सर मैंने टाइप किया और मास्टर मेरा पढ़ नहीं रहा है। मास्टर के सामने स्क्रीन ऐसा चल रहा है जैसे न्यूज चल रहा हो, खाट 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 50 मैसेज तो मैं देखूं इतने में तो उड़ गया हूं। गजब बात करता है पांडे जी है? तो मास्टर की भावनाओं को नहीं समझ रहे हो यार। यकीन मानिए सफर बहुत कठिन है मेरे दोस्त। अकेला तू भी कुछ नहीं, अकेला मैं भी कुछ नहीं, लेकिन मिल जाए साथ तेरा तो काफिला हूं मैं। साथ देना जरूरी है। साथ तभी देगा जब मास्टर को एक किराए की वस्तु ना समझकर भावनात्मक रूप से उस मास्टर की आत्मा तक जुड़ेगा, उसको मास्टर समझेगा, हर लम्हे पर उसे जजमेंट नहीं करेगा। अगर आप सोचते हैं कि मैंने साहब लिखा और आप मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हैं, कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं, ये मास्टर की भावना तक नहीं पहुंच रहे हैं। मास्टर को आप एक वस्तु समझने लग गए हैं, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं मेरे दोस्त। आपके लिए ही चौधरी बैठा है, लेकिन पहले चौधरी की अंतरात्मा तक पहुंचना पड़ेगा। जो बालक मेरे से पहले से जुड़े थे, मुझे भरोसा हुआ पिछले 5 लेक्चर में वो मेरे अपने बने। आज जो पहली बार आए हैं उन्हें अपना बनने में वक्त लगेगा। वक्त दीजिए, मैं तुम्हारा आप मेरे, लेकिन भावनात्मक रूप से पहले जुड़ना पड़ेगा। डाउट्स नॉलेज बहुत छोटी बातें हो जाती हैं, बिल्कुल क्लियर करेंगे, आपकी हर चीज क्लियर की जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 के दिल्ली पार्ट पे, तो जो बालक जिन्होंने दिल्ली पार्ट पूछा है, अब उनके लिए समस्या ये पैदा हो गई कि ये चीज मैंने पढ़ा दी है क्लास नोट्स में अभी रिसेंटली इन्हीं 5 दिन में। तो बालक ये बात थी कि आप जब इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा आपका पॉजिटिव, यहाँ बनेगा नेगेटिव। नीचे वाला भी एरोमेटिक है, ऊपर वाला भी एरोमेटिक है। जबकि ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव देंगे तो कोई ना कोई एक आपका एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। चूंकि दोनों ही रिंग एरोमेटिक बन रही है सिंगल साथ, तो इसलिए वो पाई बॉन्ड टूटना चाहेगा और फट से वो आपका 3 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग में तब्दील हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, वहां पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो कंपाउंड एरोमेटिक बना रहेगा। एरोमेटिक बना रहेगा तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बने रहेंगे। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बने रहेंगे तो फिर बॉन्ड लेंथ आपका इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। तो जो डेली वाला ऑर्डर है वो करेक्ट है, इनकरेक्ट है, क्योंकि साइन उल्टा होना चाहिए। सेकंड कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, जितने ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th के बाद 8th वाला बोल रहा है कि कौन सा मोस्ट एसिडिक है। तो मैं अपने लेवल से बता देता हूं। चलिए, मैं मान के चल रहा हूं आपको सारे डाउट्स आ गए हैं। किसी को आए या ना आए, मैं लाइन से सारे क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं। कौन सा साइड आपका मोस्ट एसिडिक है? तो एसिड उनको कहते हैं जो H+ रिलीज करते हैं, जिनके H+ रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे बढ़िया होगी। ऑप्शन देखता हूँ, आगरा, बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली। इसमें आगरा ऑप्शन पे जाएंगे तो कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे, बॉम्बे पे भी कार्बन से, कलकत्ता पे भी कार्बन से, लेकिन दिल्ली वाले में जब आप हाइड्रोजन हटाएंगे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा। ऑक्सीजन का नेगेटिव काफी ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उस हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी। 9th ऑप्शन बोल रहा है कौन सा मोस्ट बेसिक है। बेसिक वो पूछा जा रहा है कि जहां पर आपका OH डोनेट करने की टेंडेंसी हो,
या फिर लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी हो। मोस्ट बेसिक पूछा जा रहा है तो मुझे नाइट्रोजन के सर पे एक संपत्ति नजर आ रही है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन पे डोनेटिंग टेंडेंसी बहुत बढ़िया होती है, उसका डोनेटिंग टेंडेंसी काफी अच्छा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, अगले पेज पे मिलेगा कि CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। देखिए साथियों, कभी भी जब भी CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पूछा जा रहा है तो यूं समझिए CH3 और CH2 और CH, इस कार्बन हाइड्रोजन की जब बॉन्ड एनर्जी पूछने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले जब भी लेबोरेटरी में बॉन्ड एनर्जी डिसाइड होती है कार्बन हाइड्रोजन की, तो उसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, फ्री रेडिकल में टूटता है वो। तो CH3 CH2 फ्री रेडिकल बनाइए, इसको मैंने कंपाउंड ए मार्क किया है। ऐसे ही एक फोटो ले लीजिए आप, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH बॉन्ड एनर्जी, इसको कंपाउंड भी मार्क कर देता हूं। जब भी आप तोड़ेंगे फ्री रेडिकल के फॉर्मेट में तोड़ेंगे, तोड़ दिया है, ये फ्री रेडिकल 1, ये फ्री रेडिकल 2 दे दिया है मैंने। शर्मा जी बोल रहे हैं साहब क्वेश्चन नंबर 9 में ऑक्सीजन OH के पास भी तो लोन पेयर है। बिल्कुल शर्मा जी, OH के पास भी लोन पेयर है, लेकिन ऑक्सीजन की EN ज्यादा होती है नाइट्रोजन की बजाय, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर उतने अच्छे से नहीं दे पाएगा। मोस्ट बेसिक उसमें पूछा गया था, करेक्ट है। तो अब मैं सवाल पे आ रहा था, CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है, तो पहले आप बॉन्ड को तोड़िए, फ्री रेडिकल बनाइए। जो भी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा इजीली वो बनना चाहेगा। तो मुझे बताइए ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है? फ्री रेडिकल फर्स्ट या सेकंड? ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला चूंकि आपका स्टेबल फ्री रेडिकल है, इसका मतलब वो बनना चाहेगा। अगर वो फर्स्ट वाला बनना चाहेगा, इसका मतलब यूं है, ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ऐसा वाला था, बॉन्ड को तोड़ा 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 बोले तो मुक्के पे मुक्का, ऐसा मुक्का मारा तो कुछ लम्हों के बाद, एनर्जी देने के बाद बॉन्ड है या था बिखरेगा। बिखरने के बाद अगर बनने वाला फ्री रेडिकल स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है तो वो बनना चाहता है। वो बनना चाहता है, इसका मतलब उसको तोड़ने में बहुत कम एनर्जी लगी होगी। यही बॉन्ड एनर्जी होती है या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। बनने वाला फ्री रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा, उसको तोड़ने में, उस बॉन्ड को तोड़ने में उतनी कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो तो बनना चाहता है। तो अब अगर मेरे से कोई पूछे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या मिलेगी या बॉन्ड एनर्जी क्या मिलेगी, तो ये उल्टा हो जाएगा। ए से ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी मिलेगी? सेकंड वाले की मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया है। ठीक है साथियों, तो यहां पर मैं समाचार समाप्त करते हैं। अब मैं जनता से 1-2 मिनट एक कॉमन बात करना चाहता हूं। काफी क्यूरीज आ रही हैं बच्चों की, सर हमने तो आज ही इन विपरीत परिस्थितियों में ऑनलाइन में आए हैं, आपने बाकी लोग को GOC रिवाइज करवा दिया, हमें भी वापस करवा दीजिए। प्रैक्टिकली मेरे भाई दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेक्चर्स जो अलॉट हुए हैं वो सीक्वेंस में अलॉट हुए हैं। सो GOC का अब वापस रिवाइज करवाना नामुमकिन है। आप जिस भी बैच में थे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपके पर्टिकुलर सर आपके बैच में आए थे, आपको GOC रिवाइज करवा के गए हैं। अभी मैं सिर्फ चंद लोगों के लिए GOC के द्वार वापस खोल दूं, ये मेरे हाथ में नहीं होता। एक प्रॉपर लेक्चर्स की प्लानिंग बन चुकी होती है, हमें उसी को फॉलो करना होता है। तो अभी हमारा जो लेक्चर प्लान है वो हमारा आइसोमेरिज्म का रिवीजन का है। आज चूंकि आइसोमेरिज्म का पहला लेक्चर था और काफी लोग नए जुड़े हैं, इसलिए उतना रिदम बना, हमने काफी कोशिश की है, बट बीच बीच में काफी फ्लक्चुएशन पैदा हुए। मैं चाहता हूं अगले लेक्चर में हमारी ये फ्लक्चुएशन ना हो, आप एक रिदम में बनेंगे तो रिदम बनेगा और पढ़ने का मजा आएगा। इस बैच में और भी जो बच्चे हैं, आप एक बार उनसे फोन कॉल में, व्हाट्सएप ग्रुप में जब जुड़े हैं तो उनके कॉन्टेक्ट नंबर लेके और चर्चा कीजिएगा कि कैसा रिदम बनता हो रही है क्लास में। आत्मा तृप्त हो जाती है पढ़ने वाली और पढ़ाने वाले दोनों की। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रिदम बनाना होगा। ठीक है, और रही बात सर आपके नंबर क्या है, तो मेरे नंबर एग्जैक्टली वही हैं जिन नंबर से मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपसे जुड़ा हुआ। साहब मेरा व्हाट्सएप ग्रुप तो बना ही नहीं, तो आज शाम तक जो जो बच्चे अभी ऑनलाइन में कन्वर्ट हुए हैं, अगले 15-20 दिनों के लिए सब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साहब जो आपने वीडियो अभी पढ़ा है क्या रिकॉर्ड होगा? बिल्कुल रिकॉर्ड होगा। क्या साहब आपने जो समझाया क्या वो हमें मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वो इसी ADC प्लेटफॉर्म पे आप हैंड आउट डाउनलोड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं वो भेज देता हूं ताकि किसी का कोई मिस ना हो। साहब आज के लेक्चर में आपने जो पढ़ा है उसमें मुझे कुछ डाउट्स हुआ तो क्या कैसे क्लियर करूं? तो फिलहाल मैं आज के लिए सभी लोग को व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूं, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ठीक है, करता हूं मैं शेयर आपके साथ। ये लीजिए मेरे नंबर, कॉल मत कीजिएगा साथियों, सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज ड्रॉप करना है और 6 से 7 घंटे का इंतजार कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं। अगली क्लास का जो आपका होमवर्क होगा वो December 2 होगा।
रेस नंबर सेकंड, इनफैक्ट रेस नंबर 1 से 5 लेके जीओसी और आइसोमेरिज्म पे हैं, जो कि आपको नर्सिंग में पढ़ाया जा चुका है। फिलहाल हमारा उनको टेक्निकली काम देखें तो वो पढ़ाना है भी नहीं, क्लास 12 ही हमें शुरू करना है, बट सिस्टम ने ये डिसाइड किया है कि आप 4 से 5 लेक्चर जीओसी बच्चों को रिवाइज करवाएं, 4 से 5 लेक्चर आइसोमेरिज्म। प्रैक्टिकली आइसोमेरिज्म में भी 5 लेक्चर में अगर हमें फिनिश करना है साथियों, प्रैक्टिकली इज नॉट पॉसिबल कि मैं हर चीज को उतना डिटेल में टच कर पाऊं। आप चौधरी की भावनाओं को समझिए, वक्त की नजाकत को समझिए, कुछ कदम मैं चलूंगा, कुछ कदम आप चलिए, और जो जो जैसे आज हमने क्या डिस्कस किया, चेन पोजीशन, फंक्शनल रिंग चेन, मेटामर, काफी एग्जांपल्स हमने देखे हैं, बट इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स आपके क्लास नोट्स में एक्स्ट्रा होंगे जो आप वीडियो लेक्चर में देखे थे। मैंने एक सीमित समय में काफी चीजें कवर करने की कोशिश की है, तो अब आपका फर्ज बनता है कि आप उन एग्जाम्पल्स को और देखें, आप मेटामर्स के बाद टोटोमेरिज्म को पढ़ें, ताकि अगली क्लास में जब अपन टोटोमेरिज्म पढ़ें तो वो जल्दी जल्दी समझ आए। तो कुछ टॉपिक्स ही हम टच कर पाएंगे, लेकिन जितना टच करेंगे उतना वो आपको आत्मा तक बिल्कुल पहुंचाया जाएगा। ठीक है साथियों, तो कैसा रहा लेक्चर, एक बार मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। मोबाइल नंबर मैंने सर मेटा में दिया एग्जांपल नंबर आउट बाकी है मजा आ गया। चलिए चलिए, बहुत अच्छा है। अंकुर साहब कह रहे हैं साहब आप हरियाणा से हो क्या, कोई कह रहा है साहब किधर से हो, हैं चौधरी इसी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, और जो आपसे आत्मा से जुड़ना चाहता है, आपको पढ़ाना चाहता है, बट पहले भावनात्मक तरीके से जुड़िएगा, आनंद आएगा, दोगुना आएगा, अगली क्लास में और अच्छा करेंगे। ठीक है, तो साथियों समाचार समाप्त करते हैं, अलविदा, राधे राधे, बाय बाय।